अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब और हम बात करेंगे आज कोरोना की नहीं, कोरोना के इम्पैक्ट की और इससे लड़ने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इसको भगाने के लिए जितने स्मार्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं उस सब की। सबसे पहले कराची में एक बार फिर कुछ केसेस बढ़ने लग गए हैं, बड़ी तेजी के साथ में सामने आने लग गए हैं। इसीलिए तो जैसे ही देखा केसेस में इजाफा, इंतजामिया भी आ गई हरकत में। जाहिर है किरण, जब कोरोना अच्छा वाला जा रहा था, क्या जरूरत थी कोरोना भाई को कि वो यू टर्न लेकर वापस आने लग गया। जब वो उसने यू टर्न लिया तो हमने जो पॉलिसीज बनाई थी, हमने जो फैसले लिए थे, हमें भी यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि हम कहते थे अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अब एनीवेज लॉकडाउन हो रहा है। हुकूमत का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं लगता कोरोना मुझे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर हम बात करें मंगू पीर की, UC 8 की, यहाँ पर तकरीबन 22 केसेस रिपोर्ट हुए और इसके बाद फैसला किया गया माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पर लगाया। यानी जिस बिल्डिंग में कोरोना केसेस हैं उसको सील तो नहीं किया जाएगा, पुलिस की वैन बाहर खड़ी हो जाएगी, आमो तरफ थोड़ी सी महदूद कर दी जाएगी, थोड़ा चेक किया जाएगा, थोड़ा सा तो चेक किया। हाँ, होना ये चाहिए था जो किरण कह रही है, बट ऐसा होता नहीं है। सुना भी यही था, इन एक्चुअल होता भी यही है, होना भी यही चाहिए इस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के अंडर, बट इन एक्चुअल ये होता नहीं है। एनीवेज जी, मुख्तलिफ अजला हैं और यहाँ पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। कुछ रेस्टोरेंट्स बंद किए गए हैं, जिसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जाकर वहाँ चेक किया गया कि लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ तो उन्होंने कहा जिसको हम सील करेंगे, और रेस्टोरेंट इंतजामिया ने कहा भैया जरा सा समझा दो, बता दो कि खाना खाते हुए मास्क कैसे लगाएं। अच्छा, और अगर उससे पहले लगाए तो खाने के टाइम पर तो ये सब कुछ हो गई। देखिए, ये सारी की सारी सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना फिर सर उठाएगा, ऐसा सूबाई हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया था। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर को देख लीजिए और फिर उसके बाद में चीज़ें रीओपन करें। स्मार्ट तो यही रहेगा, स्मार्ट लॉकडाउन की शायद नौबत ना आती। हमने पर्टिकुलरली नया दिन ने ये कोशिश की थी कि हम स्कूल्स के खुलने, कॉलेजेस के खुलने, स्टूडेंट्स की किस तरह से SOPs को फॉलो कराएंगे, सब पे बात करें। तो उन्होंने हमें यही बताया था। मैं बात कर रही हूँ अजरा पिचो साहिबा की। तो अब जबकि सिचुएशन ये है कि कोरोना एक बार फिर सर उठा रहा है, तो अब इस बारे में महकमा सेहत सिंध की प्लानिंग क्या है। विफाक ने जान बचाने वाली जो दवाएं ना, इनकी कीमतें बढ़ाई थी, इस पर इनकी सोच क्या है। हमने कुछ ये सवाल भी रखे इनके सामने। एग्जैक्टली, हमारे नुमाइंदे मुदस्सर नज़ीर उनके पास गए, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, आपके सामने रखते हैं। आपने रिसेंट एक स्कूल ओपन होने से पहले कुछ खदशात जाहिर किए थे, जिसमें ये स्कूल जब खुलेंगे तो इसमें बच्चों की तादाद में जब बढ़ सकता है कोरोना। अगर सेकेंड वेव आती भी है तो कम लोगों को होगा, यानी उतनी तादाद में नहीं होगा जितना हम पहले देख चुके हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ आपको पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को उस यूनिवर्सिटी को, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा। अगर स्कूल में मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर स्कूल को बंद करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ एक देखा कि आप CM की मीटिंग में नहीं थी, कोरोना के हवाले से भी हुई और उसमें ऐसा लगा जैसे लाइजोन में है कमी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं हर मीटिंग में मौजूद होती हूँ। बहरहाल प्रोगेटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, वो किस तरह खोलना चाहते हैं, वो अपने एजुकेशन सिस्टम्स को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अभी रिसेंट एक वफाक की जानिब से जो अद्वियात में जो है इजाफा किया गया रेट्स में, उसमें आप थोड़ा सा हमें बताएं। 50% से लेके 150% अद्वियात में इजाफा हुआ है और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, उनमें इजाफा किया गया है। मेरी तरफ से तो सख्त रिजर्वेशन है। इसमें मोस्टली मैम जो गरीब तबका है वो मुतासिर होगा, तो आप इस पे क्या रिएक्शन, सिर्फ स्टेटमेंट देंगी? 14.8 बिलियन रुपीज़ हर साल जो है मेडिसिन्स की मद में खर्चा होता है सिंध गवर्नमेंट का, जो सिंध गवर्नमेंट खर्च करती है, और ये हर हॉस्पिटल और हर डिस्ट्रिक्ट के हर हॉस्पिटल को हम पहुंचाते हैं ये मेडिसिन्स। उसके अलावा 5 to 15% के करीब उनकी MSS के पास जो है प्रोक्योरमेंट की LP लोकल परचेज़ के लिए पैसे होते हैं। इसका मतलब मेडिसिन रेट्स में कंट्रोल रहेंगे? पिछले रेट्स पे लिए हैं मेडिसिन इस साल के लिए, अगले साल से ये हमें भी हिट करेगा। पहले किसी दवा के 100 डब्बे लेते थे, अभी हो सकता है वो 5 डब्बे उसी कीमत में आए। लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ सिंध ने जो काम किया है हेल्थ में, वो किसी और प्रोविंस ने नहीं किया। सबसे ज़्यादा बजट भी सिंध हेल्थ पे रखता है। गोश्त भर्तियाँ जो हैं हमारे यहाँ पे, आपने वो कितना काबू किया उसको, और मज़ीद अभी कितनी है? 3000 के करीब हम डॉक्टर्स को जो है उनसे हमने उनकी जो है लिस्टें निकाली, उनको हमने नोटिस दिए कि आप आके
अपना बायोमेट्रिक्स करा दें और हमें बताएं कहाँ हैं। लोग यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स पाकिस्तान लीव लेके बाहर चले जाते हैं और वहाँ काम करते हैं और यहाँ वो सैलरीज भी ड्रॉ कर रहे होते हैं कुछ। वफाक मैम टेक ओवर करना चाहती है। इस्लामाबाद से बैठ के वफाक हॉस्पिटल्स चलाए, ये ज़रा मुश्किल लगता है क्योंकि हॉस्पिटल्स बहरहाल प्रोविंस के अंदर होते हैं। आपको मैचिंग अमाउंट्स खर्च करने पड़ेंगे और इसी तरह बढ़ाना पड़ेगा कॉस्ट जो है बजट जिस तरह से हमने बढ़ाया है। DNA के हवाले से मैम जो है ज़्यादा रजू करते हैं पंजाब में, अभी PIA की भी एग्जांपल थी। DNA जो है हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री है कराची यूनिवर्सिटी में और हमारे पास बेहतरीन जो हैं डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो DNA की स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में उनका अबूर हासिल है। अलीम आदिल अभी ऑन द स्पॉट वो जाके दिखा रहे हैं मॉस्किटोज़ के 23 करोड़ की जो है मॉस्किटो सिर्फ जानवरों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इंसानों के लिए कुछ नहीं। मस्कीटो नेट्स हमने हज़ारों की तादाद में लोगों के लिए दी हैं। अभी वो अगर इस तरीके से एक जगह जाके जहाँ नेट नहीं पहुँची वहाँ पहुँच जाएँ और लोगों से पूछें, लोग बोले नहीं है मिली, तो ये ज़रा नाइंसाफ़ी है। शहबाज शरीफ भी जो है अभी ज़ेर हिरासत हैं और दूसरा टारगेट सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब भी हो सकते हैं, फरियाल तारपुर वो भी टारगेट हो रही हैं। इसमें मैम आप अपना क्या? मैं तो समझती हूँ कि इवन हैंडेडनेस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के। इनके यहाँ कितने नैबज़दा बैठे हुए हैं इनकी PTI की गवर्नमेंट में, उन सब के ऊपर केसेस चलें, उन सबको भी अकाउंटेबल किया जाए, फिर दूसरों पे आप हाथ उठाएं। जब आपकी अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाती है अपोजिशन की तरफ से तो फिर ये हरकत में आ जाते हैं, फिर दोबारा कोर्ट्स हरकत में आ जाती हैं, आपके नैब हरकत में आ जाता है। और जब आप चुप करके बैठे रहें तो कोई हरकत में नहीं आता। तो ये सरासर ये एक विक्टिमाइजेशन है, अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन करना। बढ़ते हैं आगे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से खबर है जहां सिटी हॉल के बाहर एक बेंच पर मोमी मुजस्समा नस्ब किया गया है और ये मुजस्समा किसका है? दादा और पोते का है। आइसक्रीम में बड़े मजे से खा रहे हैं, खुशगवार वक्त गुजारना ये हम दिखा रहे हैं। बट मैं कुछ कहना चाह रही हूं। हम क्या दिखा रहे हैं? नहीं, मैं इन एक्चुअल तो छोड़ दें, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये एक लड़के का शौक है, उसके दिल की ख्वाहिश है कि वो आइसक्रीम खाए और उस लड़के का नाम कोई और नहीं, वो कोई शख्स दूसरा नहीं, वो ये शुएब खुद है। इन्होंने ये सोचा कि मैं पहले ये आइसक्रीम खाने की बात करूंगा, पहले मैं एक आर्ट फॉर्म को जो है ना वो बहाना बना लूंगा। नहीं, वापस आए प्रॉब्लम के ऊपर। यानी आप आना चाह रही हैं वजारत सेहत के ऊपर? एग्जैक्टली, मैं सुबह वजारत सेहत के ऊपर आना चाह रही हूँ। एग्जैक्टली, मैं थोड़े से पॉइंटर्स आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी याद दिलाया था, अजरा पेचो साहिबा से हमने बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि अभी हमने वो सब कुछ अचीव नहीं किया है कि जो हमें कर लेना था, हमें अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ना था। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो इस वक्त तनकीद हो रही है कि वो बारिश हो गई और फिर उसके बाद में जो सैलाब की सी कैफियत है, तुग़यानी जहाँ जहाँ आ गई, पानी जहाँ जहाँ बढ़ गया, वहाँ पर मवेशियों के लिए मच्छरदानी की ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही इक़दाम था, मच्छरदानी की ज़रूरत थी मवेशियों के लिए भी, क्योंकि मवेशी असासा होता है हारी का। उन्होंने बहरहाल ये कहा कि वो इंश्योर करने की कोशिश करेंगे सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी को, और अगर कुछ स्टेप्स सूबाई से वजारत सेहत की तरफ से लिए जा रहे हैं तो वो लोगों के मसाइल को देखते हुए लिए जा रहे हैं। कमिंग बैक टू कोरोना, उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी थोड़े थोड़े से रिस्क मौजूद हैं, उन रिस्क को हमें इग्नोर नहीं करना है और अगर हमने ऐसा किया तो हम किसी प्रॉब्लम में जाके खड़े हो सकते हैं। उन्होंने कुछ रकूम की भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि उनके डिपार्टमेंट ने कुछ अचीवमेंट्स भी दिखाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला कौन सा है जनाब? सबसे बड़ा मामला है जाली भर्तियों का। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक निज़ाम बनाया है और उस निज़ाम को बनाने का फ़ायदा सरासर ये हुआ कि वो जो जाली भर्तियां थीं उसको ख़त्म कर दिया गया। जो लोगों का एम्प्लॉय होकर अपने घर पे बैठकर तनख्वाहें लेना था वो ख़त्म हो गया। घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। अब ये सब कुछ कम से कम उनके डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। दीगर बहुत सारे मामला थे कि जिसके ऊपर उन्होंने बात की थी। मैंने सोचा कि पहले उसका तस्करा कर लेती हूँ एक बार फिर। इट्स वेरी गुड। ज़ाहिर है इस पर तस्करा हम ज़्यादा आगे चलकर भी करेंगे क्योंकि वजारत सेहत की तरफ से रिकमेंडेशन दी जाती हैं और उसके हवाले से फिर फैसले लिए जाते हैं। और जब हम बात फैसलों की करते हैं, जब हम बात SOPs की करते हैं, तो हम ये बार बार ये बात करते हैं कि जो बूढ़े अफराद हैं वो भी ज़्यादा एहतियात करें, जो बच्चे हैं वो भी ज़्यादा एहतियात करें। और जब बच्चों की बात है तो स्कूल, और जब बुज़ुर्गों की बात है तो कोशिश ये करें कि बुज़ुर्ग अफराद घर में रहें, उन्हें घर में आप फैसिलिटेट करें।
और मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ बुज़ुर्ग अफराद पर, क्योंकि आज सीनियर सिटीज़न का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सीनियर सिटीजन्स, इनको क्या सहूलियात दी जाती हैं या दी जा रही हैं, और अगर उनसे सवाल किया जाए कि कितने मुतमईन वो हैं इन फैसिलिटीज़ को लेकर, इस पर इस्लामाबाद से अरहम खान ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। झुकी कमर, चेहरों पर झुर्रियां, कमजोर बिनाई। 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद पाकिस्तान की कुल आबादी का 7% हैं। पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह आज मुअम्मर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। अस्पताल हो या कोई और महकमा, मुल्क में मुअम्मर अफराद के लिए सहूलियात का कोई नाम नहीं। कोरोना के दौरान भी इनके लिए कोई अलग इंतजाम न किया गया। OPT जब बंद थी, कोरोना था, काफी मुश्किलात होती थी, दवाइयाँ लेकर हम घर वापस चले जाते थे। सहूलतों का बंदोबस्त होना चाहिए, इतना नहीं है। बुजुर्गों के लिए उनकी पेंशनों का इंतजाम या उनके सफर का इंतजाम वो नहीं होता। मुहज़्ज़ब दुनिया में सीनियर सिटीजन्स को हर शोबे में सहूलतें और आसानियां फराहम की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ ख्वाब है। 11 मिलियन हम बुजुर्ग एस्टिमेट करते हैं इस मुल्क के अंदर। बतौर कंट्री उस तरह के हम काम करें कि ये माशरा, ये मुल्क जो है वो बुजुर्गों के लिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने की जगह हो। बुजुर्गों का एहतराम घरों या मोहल्लों में ही नहीं, सरकारी और नीम सरकारी दफातर, अस्पतालों और दीगर मकामात पर भी उतना ही जरूरी है। हमारे मुआशरे में बुजुर्गों के एहतराम का तो बहुत चर्चा है, लेकिन इस उम्र में उन्हें इसके साथ साथ सहूलियात भी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर सिर्फ सोचना नहीं है, जिस पर आगे बढ़ के कुछ करना भी है। हेल्थ केयर भी होनी चाहिए, ये वक्त इनका पुरसुकून गुजरे, इनके पास करने को एक्टिविटीज़ हो, ये वाकई रियासत का काम है। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा फैसिलिटेट में और आप करें, इससे काम चलेगा नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स आपके छोटा सा एफर्ट इन बुज़ुर्गों के लिए कितनी अहमियत रखता है, कम से कम आज के दिन इसको ज़रूर उजागर करने की ज़रूरत है। नए रेजोल्यूशंस बनाइए आज के दिन, इसी सिलसिले में आपको देखिए उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलता है। खैर, बात हो रही है ये याद रखने की कि हमें क्या करना चाहिए, और बात हो रही है आज किसी को याद करने की। मारूफ अदाकार सैयद कमाल याद है आपको? उनको हमसे बिछड़े 11 बरस बीते हैं। हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी और न जाने कितने गाने, और अगर दोनों के पिक्चर साथ हो ना, राज कपूर के और इनके, तो फिर उसके बाद में ना थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता था। ये भी इनकी वजह शोहरत बनी थी, ये बात। तो बहरहाल मैं इस सब के ऊपर आपको उनको याद करने के लिए मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट दिखाती हूँ। आइए हम दोनों मिलकर देखते हैं, हम सारे के सारे मिलकर देखते हैं। चलिए आपको टर्की लेकर चलते हैं, और यहाँ का एक नौजवान है और इसने अपने पैराग्लाइडर पर बिस्तर लगाया, फिर आसानी से आसमान पर उड़ते हुए आराम करने का मुजाहरा किया। पैराग्लाइडर के हर एक फ्रेम के साथ खुसूसी तौर पर तैयार करदा सोफा नुमा बेड मुंसलिक किया, जिसमें पैराशूट और पहिए लगे हुए थे। अपने स्टंट को मजीद खौफनाक बनाने के लिए उन्होंने बेड के साइड पर लैंप और एक टीवी सेट भी रखा हुआ था, यानी ही वाज एंजॉयिंग टीवी एज वेल। पर कितना खुद को बांधा होगा इन्होंने सबके लिए। बंदा पूछे क्यों? क्यों नहीं, सिर्फ यही एक बात नहीं है जिसपे आप पूछे क्यों, और ये तो आपका करने को दिल भी चाहेगा ना कि भाई मैं भी ये एक्सपीरियंस करूं। करने का दिल तो चाहेगा, लेकिन मैं इतना वो ना टीवी भी ऐड नहीं करूंगा, लैंप भी ऐड नहीं करूंगा। हाँ, मैं खुद जाऊंगा, एंजॉय करने जाऊंगा कि अंधेरा हो जाए, थोड़ा सा फीलिंग आए। वैसी नहीं आ सकती नींद कुछ कर ले इतनी हाइट पे रहने के बाद में। चलिए खैर, ये एक खबर आपने दी, एक खबर मैं देती हूँ ज़रा नयादिन के नाज़रीन को। ये भारत से है। भारतीय दारुल हुकूमत में क्या हुआ, नशे में धुत एक कार मैकेनिक के पास में कार आती है जी, और वो वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए खड़ी थी। कार कौन सी थी? मर्सिडीज़। और इसकी सैर को इनको जाना था। हालत इनकी ऐसी थी नहीं कि ये स्टीयरिंग भी पकड़ते, लेकिन ये हरकत इनको पड़ी भारी, और ऐसे कि ये कार एक ऑटो रिक्शा से जा टकराई और 3 राहगीर इसी वजह से ज़ख्मी भी हुए। अब पुलिस ने कार मैकेनिक को गिरफ्तार किया है, तफ्तीश भी की है, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैकेनिक साहब ने ये बताया कि कार एक गाहक की थी और इन्हें तो मुरम्मत के लिए मिली थी, वर्कशॉप में खड़ी थी। हुन कर लो मुरम्मत, सबके बाद में अब चंगी वाली मुरम्मत करो। और अब कोई क्या कर सकता है इसमें, बताइए। अब मुरम्मत ही होगी दोनों की, मैकेनिक की भी और गाड़ी की भी। अच्छा चलिए बढ़ते हैं। अगली खबर दें आप मुझे। ब्राजील से खबर है हमारे पास। विमेंस फुटबॉल टीम के मैच के दौरान बड़ा एक खूबसूरत मंजर था। क्या था? मैच जारी है, लेकिन जनाब एक खूबसूरत तोता आता है
और खिलाड़ी के सर पर बैठ जाता है, जिसके बाद इस खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। खातून प्लेयर्स सर पर तोता बैठने की वजह से थोड़ी सी हैरान हुई और खामोशी से खड़ी नहीं, परेशान नहीं हुई, सिर्फ हैरान हुई। और चंद सेकंड्स तक तोता सर पर बैठने के बाद उड़ गया, यानी दीगर खिलाड़ियों के पास से होता वक्त उसने फुटबॉल को बिल्कुल किक नहीं मारी, बस उड़ता उड़ता चला गया। अच्छा, मुझे याद है मेरा भांजा तोते को कहता तोतू। ये तोतू था। चलिए मैं एक खबर जल्दी से बरतानिया से देती हूँ। यहाँ एक शख्स ऐसे थे कि जो घर की सफाई कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए और इस सफाई का दायरा गैरेज तक जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है इसका इनाम मिल जाता है। तो भाई गैरेज की सफाई के दौरान इनको कुछ ऐसा मिला जिसने इनकी ज़िंदगी बदल दी। 51 साल शख्स को गैरेज में काठ कबाड़ से एक चाय की केटल मिली। ये बड़ी तारीख़ी अहमियत की हामिल थी और इसकी मालियत 1 लाख पाउंड थी। तो ये चाय की केटल चीन के एक कदीम बादशाह शियान लोंग की थी। तो ये इस तरह की खबरें आती रहती हैं। बहुत नादिर किस्म का स्टफ़ मिलता रहता है जो कि बहुत महंगा भी होता है। अब दाम अच्छे है, लग जाए और ये बिक जाए तो बात बने कुछ हो। बहरहाल बात तो ये है कि ब्रेक लेना पड़ेगा थोड़ा सा जल्दी से। चलिए जी, क्विकली ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। उमूमन सेलिब्रिटीज़ या फिर सियासतदान या बड़े बड़े इवेंट्स, स्पोर्ट्स के इवेंट्स, इस सब से पहले और इस सब के दरमियान या फिर इस सब के बाद हम जो इन कंक्लूजन्स के ऊपर जा रहे होते हैं, यह थोड़ी सी एक लाइट होती है ना जिसके अंदर बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें होता है आजकल किसका सितारा चमक रहा है और किसका गर्दिश में है, ये जानना चाहते हैं ना हम। लेकिन अब बात यह है कि हम सारे के सारे दुनिया के किसी कोने, किसी चप्पे, किसी हिस्से में हो, ऐसा लगता है हम सबके सितारे गर्दिश में। जिसका सितारा ऊपर है वो कोरोना है। ये बात भी सही है। ऐसा लगता है। और लग रहा है जो कोरोना का सितारा है वो दोबारा से ऊपर चला गया। पहले तो लग रहा था थोड़ा सा घबरा गया सितारा, थोड़ी चमक मांद पड़ रही है, लेकिन फिर से चमकना शुरू हो गया है। सेकंड वेव की मैं बात करूं। एनीवेज द क्वेश्चन इज कि जो सितारों की का हाल बताने वाले हैं वो क्या रीडिंग इसकी कर रहे हैं? मेरी ना, मैं एक जुमला कहना चाह रही थी। मेरे इल्म में ना एक शख्सियत के बारे में एक बात आई, एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा कि देखिए ये साल होगा, ये महीना होगा और दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी होगी। उस वक्त ज़ाहिर कोरोना का नाम नहीं था, शायबा नहीं था, लेकिन अब जब प्रेडिक्शन आ जाए या रीडिंग आ जाए ऐसी, तो फिर तो मेरे ख्याल में शोएब बात बड़ी तफसील के साथ करना बनता है। तो तफसील से बात करते हैं किरण। सारा काज़मी, माहिर इल्म नजूम जॉइनिंग अस टुडे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है कराची में और इस वक्त जो हम सेकंड वेव देख रहे हैं, दिस वाज प्रेडिक्टेड? यस, आई डिड प्रेडिक्टेड। वैसे तो कोरोना मैंने दिसंबर में ही किया था कि हेल्थ इमरजेंसी ऑल ओवर पाकिस्तान हो सकती है, तो प्रिकॉशंस लेना चाहिए गवर्नमेंट को। सेकंड वेव की बात करें तो मैंने जुलाई में जब मैं अपने ऑफिशियल पेज पे बात करती थी तो मैंने ये बोला था ये तकल्लुफ़न इन्होंने अब जाके किया है, दे शुड हैव डन इट बिफोर। जैसे अगस्त में पहले तो ख़त्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगस्त में था कि इट विल कम बैक एंड इट विल बी देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ ट्रांसिट्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेट करते हैं हमें, पैटर्न्स होते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर्स का काम यही होता है कि वो जो पॉसिबिलिटीज़, जो पैटर्न्स बनते हैं उसके तरह थ्रू गाइड करें। तो एक प्लैनेट होता है सैटर्न, विच इज़ लाइक वो एक ट्रांसिट एक 10th हाउस में आया है जो बहुत सारे गवर्नमेंट को भी रिस्ट्रिक्शंस देगा, लोगों को भी रिस्ट्रिक्शंस देगा, एंड इट्स आल्सो लुकिंग टू द 6th हाउस विच इज आल्सो रिप्रेजेंट्स हमारी चाह रही थी कि हेल्थ। ये तो हो सकता है, ये तो हमने देखा था कि भाई किसी को अपने बारे में पूछना हो कि मैं क्या क्या किस तरह को हूँ, किस रुख को हूँ, तो वो अपने सितारों की चाल को जो है ना वो पढ़ ले या पढ़वा ले। आपने कोरोना के बारे में कैसे किया था ना, और अभी कैसे कर रहे हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया ये सब कुछ। श्योर। देखिए, दो किस्म की एस्ट्रोलॉजी होती है। एक इंडिविजुअल जो होती है, जो आपके पर्सनल चार्ट्स होते हैं, देन देयर इज अ मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो कंट्रीज के लिए होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के लिए होते हैं। तो अब मैं हर कंट्री को तो नहीं पढ़ती, बट ऑफकोर्स जो मेन कंट्रीज हैं, ऑफकोर्स पाकिस्तान, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, उनको रीड करना होता है चीज़ें। तो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ये पैटर्न रिपीट होते हैं। मतलब जैसे इंडिविजुअल्स के बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसी तरह कंट्रीज के बारे में, किसी मुल्क के हालात को देखते हुए भी जांचा जा सकता है। इसलिए कि सबका एक टाइम होता है। जैसे 14 अगस्त को साइन अप जब हुआ था, जब आज़ादी हुई थी, तो टाइम एक स्पेसिफिक मिलता है, 1947, 14 अगस्त, द टाइम, एंड टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो ये पैटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब जैसे आप फेमिलियर होंगे, 100 years बैक भी ये चीज़ें आई थी, ऐसे ही वायरसेस आए थे, स्पेनिश एंड एवरीथिंग। तो बीच
बीच में 19 जब दूसरे प्रेसिडेंट की असैसिनेशंस भी हुई थी, ये भी सारी चीज़ें बन रही थी। तो मैंने 3-4 चीज़ें बोली थी कि ये पॉलिटिकली काफ़ी वियर्ड साल होगा। 2020 वोंट बी समथिंग कि वो उसको चेरिश कर सकेंगे लोग। ये मैंने उस वक्त बोला था कि इट विल बी अ टफ, क्योंकि इट एड्स अप टू नंबर 4 में ऑब्स्टिकल्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं काम करने के, एंड यू सी कि कितनी हर्डल्स आई हैं। और ये जो सिकनेस की बात हुई है जो मैंने बताई, इट विल गो ऑन। अनफॉर्चुनेटली नेशनल डिजास्टर्स के भी इंडिकेशंस आ रहे हैं इसी साल में, इसी साल एंड दिसंबर जनवरी के अराउंड, बिकॉज जनवरी से अप्रैल 2021 में एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें बहुत सारा क्योस हो सकता है रिलेटेड टू फार्मर्स एज वेल। वी हैव सीन के कुछ महीनों पहले भी फार्मर्स के इश्यूज आए थे सारे, और वो सारी चीज़ें हुई थी। और अब भी दोबारा साइक्लोन्स, वो इसलिए कि ये जो पूरा डेकेड है इट रिप्रेजेंट्स एयर, तो एयर से रिलेटेड कोई भी होगी। मैंने एग्जैक्टली तो वर्ड यूजिंग किया था, बट मैंने कहा था कि एयर ट्रेजेडीज हो सकती हैं, एविएशन में चेंजेस भी आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो आपने देखा मई के दौरान अनफॉर्चुनेटली जो क्रैश हुआ था, देन उसके अराउंड ही एविएशन में भी चेंजेस आ रही थी। तो थिंग्स विल बी गोइंग ऑन अ लॉट, एंड स्पेशली ये कोरोना से लेके यू हैव टू वेट टिल 2022 के मई तक अनफॉर्चुनेटली। मतलब मैं तो ऑन एंड ऑफ थी कि वैक्सीन आने ही वाली है। वैक्सीन विल बी देयर अराउंड मार्च एंड अप्रैल 2021 के उसके दौरान, बट अगेन जो ख़त्म होने में पूरा एक सेटल ख़त्म तो नहीं होगा। वायरसेस लाइक वो सेटल डाउन हो जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को हम लोग उसके हो जाते हैं। तो जो वैक्सीन आएगी वो मार्च अप्रैल के अराउंड, दैट्स माय रीडिंग व्हाट आई कैन सी। बट अगेन जो एक पूरा कोरोना का जो फेयर है वो 2022 के बाद जाके कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगला साल भी आपकी प्रेडिक्शन ये है कि ऐसा ही रहेगा, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी एंड एवरीथिंग, इसी तरह वेव्स आती रहेंगी, ऐसी तरह अभी हम सेकंड वेव को हो रहे हैं, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वो आती। और स्पेशली जो अभी इक्लिप्स आएगा दिसंबर में, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स जब एक जगह एक घर में होते हैं दे आर बाउंड टू मेक क्योस, थोड़ी सी क्योस हो जाता है, कोई ना कोई चीजें आ जाएंगी। दूसरी भी मसलन जैसे मैंने आपको बताया साइक्लोन स्टॉर्म्स, फार्मर्स को काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए मैं और ना मैं एक हेड्स अप देना चाहती हूँ कि जितना भी कोई ड्राई स्टफ से, मैं ये नहीं कह रही होर्डिंग करें, कोई बहुत सारा सामान घर पे रख लें, बट प्रिपेयर फॉर द थिंग्स। मैं डरा नहीं रही, आई एम जस्ट गिविंग अ हेड्स अप बिकॉज देयर आर इंडिकेशंस। मेरा काम ये, मैं पैटर्न देखती हूँ, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात तो पूरी करने वाली है। आई जस्ट सी द पैटर्न्स। जब आपने कहा था कि कुछ हेल्थ क्राइसिस आ सकते हैं, हेल्थ इमरजेंसी आ सकती है, मुल्क भर में परेशानी आ सकती है, ये बताया मुझे, तब क्या रिस्पॉन्स था? और फिर उसके बाद में अब जब आपने वो बात कह दी और आपने लॉकडाउन के ऊपर भी आपने जो है एक रीडिंग अपनी रख दी कि इनको ये कर देना चाहिए, लेट कर रहे हैं थोड़ा सा, तब क्या रिस्पॉन्स है? लोगों ने थोड़ा सा भरोसा करना शुरू किया है? लोगों ने देखिए जब पहले शुरू में था तो जब मैं देखती हूँ जब इक्लिप्स आता है लास्ट 26 दिसंबर 2019 को, देयर वाज अ इक्लिप्स वेयर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स वर इन वन हाउस ऑफ सेजिटेरियस। तो जब ये ऐसे हाउसेस में बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो मैंने जैसे बताया कि वो क्योस क्रिएट करते हैं, और वो यही हर चीज़ बन रही थी। उसकी जनवरी में जाके एक और ट्रांसिट हो रहा था सैटर्न, जो लिमिटेशंस डालता है, आइसोलेशंस में लेकर आता है। तो आपने वही देखा, हम लोग आइसोलेशन में गए, हम लोग इसी तरह। तो ये जो पूरा ट्रांसिट ये 2022 तक रहने वाला है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग हेड्स अप फॉर दैट। एक छोटी सी बात और भी बता दें कि जब आपकी रीडिंग्स जो है ना वो बिल्कुल दुनिया भर को देखते हुए हैं, मुल्क को देखते हुए हैं, सूबे को, शहर को देखते हुए हैं जी, ये बताइए इंडिविजुअल के ऊपर क्या इसका असर होगा? इंडिविजुअल्स का यू आर वेरी राइट। मैं आई थी मैं प्रिपेयर करके ताकि मैं बता सकूँ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और सेफ जोन में कौन है। सेफ जोन में बहुत कम ज़ोडिएक्स हैं, बट आई वुड बताएं कौन से पहले सेफ कौन है? अच्छा देखिए, सेफ में तो सिर्फ 3 हैं। कौन दीज आर लाइक, एक सेकेंड मैं वो कर दूं, मैंने सब लिख कर सो दैट मैं स्किप ना कर सकूं। लेट्स सी जी कौन सेफ वाले में कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा पीपल आर लाइक इन द सेफर जोन। ओके, ये मैं एक जनरलाइज्ड रीडिंग बोल रही हूँ, पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि उनको इफेक्ट करता है कि नहीं करता, बट दिस आप आगे बताएं ताकि हम लोग मजीद कुछ पूछें। जो शॉर्ट टर्म जिनको जरा फियर हो सकता है ऑफ कोरोना या कुछ एंजाइटी या पैनिक जो कर सकते हैं ज्यादातर शॉर्ट टर्म में फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 months, तो वो एरीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस हैं जो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। घबराई ही फिर रही हूं जब से हुआ है ये सब, मतलब कि जरा उनको मेरा वाला तो रहता है अभी। एंड जो लॉन्ग टर्म में उनको जरा थोड़ा ख्याल रखना 2022 तक, नॉट जस्ट हेल्थ वाइज बट कोई भी चीज़ है, कोई मेजर डिसीजन या मेजर चेंजेस अवॉइड करें या इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। मैंने इसके साथ ये भी बोला था, देखते रहो हो क्या रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट डोंट
थोड़ा सा ज्यादा ओवरडू ना करे चीजों को, जैसे चल रही है उसको रख ले। मेरा प्लान था माइक्रोसॉफ्ट खरीदने का, मैं वो ना खरीदूं अभी। बड़े डिसीजन ना लो। आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करता है। इट्स नॉट नेसेसरी से दो चीजें होती है एस्ट्रोलॉजी में, असेंडेंट एंड द मून साइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सन साइन से जो हैं वो आप असेंडेंट वाइज भी हों। असेंडेंट एंड मून साइन इज लाइक असेंडेंट हाउ पीपल सी यू अराउंड, मून इज समथिंग यू आर फ्रॉम इनसाइड, योर इमोशंस, योर मूड्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। आपने बड़ा कंफ्यूजिंग बात बता दी, क्योंकि मेरे सारे के सारे जो अतराफ में लोग हैं वो मानते नहीं कि मैं स्कॉर्पियो हूँ, और उसके अलावा ये कि मुझे अंदर से भी समझ में नहीं आता। हाँ, इट माइट बी ट्रू, मस्ट बी सम अदर ज़ोडिएक्स, क्योंकि 12 ज़ोडिएक्स होते हैं। आप दिन में 12 जायचे 12 बर्थ चार्ट्स बन सकते हैं। तो आई डोंट नो कि आप किस टाइम एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ वेरी टिपिकल एंड वास्ट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बात जो है ना वो मुल्क की सतह से नीचे आ चुकी है, इंडिविजुअल्स तक आ चुकी है, वो भी माइक्रो लेवल पर जा चुकी है। और पाकिस्तान इज आल्सो नॉट लियो। पाकिस्तान अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़े तो इट्स 2022, ठीक है। ये कुछ ऐसा फेज है, और ये तो हम दिसंबर से देख रहे हैं, लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ा है, स्ट्रेस बढ़ा है, थोड़ी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर गुस्सा आने लगा है। जिसको मैं छोटी छोटी सी बात कह रही हूँ, जाहिर है गुस्सा आता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो अब आप जरा मुझे एक आम पाकिस्तानी को इस वक्त करना क्या चाहिए, उस पाकिस्तानी को जिसके जो क्राइसिस में है, जिसके पास करने को कुछ भी नहीं है, और वो पाकिस्तानी जो बड़े प्रेशर्स के साथ में घर से निकल रहा है, काम कर रहा है और वापस आ रहा है। गुस्सा इस वक्त किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, मायूसी किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और क्या ऐसा है कि इस वक्त वाकई ये माहौल है, एक किसी तरह की फीलिंग है ऑलमोस्ट हर ज़ोडिएक की और उसके हामिल अफराद की? जी, ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट 3, ऑलमोस्ट ऑल के कहते हैं कि ये 3 जो मैंने बताया थे सेफर जोन में, वो है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर से गुजर चुके हैं चीज़ों से। तो इस साथ थोड़े से, बिकॉज देखिए जो लॉकडाउन में टोटली सबके लिए बुरा नहीं था, किसी के लिए कुछ लोगों ने दे स्टार्टेड अर्निंग एज वेल, और किसी लॉस देयर जॉब एज वेल। तो डिपेंड्स ऑन पर्सनल इंडिविजुअल। मगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो मैंने ये ऑलरेडी बोला था कि इट विल बी अ क्योटिक ईयर फॉर पाकिस्तान। 2021 विल बी टाइट बेटर, थोड़ा बेहतर हो जाएगा, बट 2022 तक मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो एक 10th हाउस होता है जो प्रोफेशन, पब्लिक इमेज पाकिस्तान का, ये सारी चीजें होती हैं, उस वक्त बेहतर हो जाएंगी, उस वक्त जाके बेहतर, ज्यादा बेहतर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपकी सारी प्रेडिक्शंस थी, हम शेयर कर रहे थे। चलिए जी बढ़ते हैं आगे और जरा सियासी नाश्ते का आगाज करते हैं। नवाज शरीफ साहब का धुआंधार खिताब और इस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर मैं कुछ कह देती हूँ तो आपको पता नहीं चलता, और आप कुछ कह देते हैं तो मुझे पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्या हुआ? मैं तो सोच रही थी कि वहीं रहना था, लेकिन मुझे अचानक पता चला कि हमें इस पे जाना था। नहीं, मुझे तो यही मालूम हो रहा है किरण, कि आगे बढ़ना चाहिए, वक्त बड़ा कम है, तेजी से सरक रहा है, तो वी हैव टू मूव अहेड वेरी क्विकली। बड़ा क्विकली मूव कीजिए, लेकिन ये कि लफ्जों का इंतखाब जरा सोच समझ के कीजिए, जल्दी जल्दी में लोग न जाने क्या कह जाते हैं। कैसे हम कैसे करें? हमें तो रिपोर्ट करना है किरण, व्हाट ही सेड, हमें रिपोर्ट करना है। वो देखिए उन्होंने जल्दबाजी में कहा, किस कैफियत में और क्या कहा उन्होंने? जल्दबाजी में कहा है या प्लानिंग से कहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्लानिंग पर तो सवाल है, एग्जैक्टली है। सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ हलकों में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कौमी राज से पर्दा उठाकर गद्दारी की है। ये जो बयानात उन्होंने दिए हैं, वो चाहे JF-17 थंडर से मुताल्लिक हो, वो चाहे किसी और टेक्नोलॉजी के अटेन करने से मुताल्लिक हो, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नवाज शरीफ साहब ने ये बातें की हैं तो क्यों की हैं, और ये अगर कर दी हैं तो अब इसकी रिपरकेशंस क्या हो सकती हैं। बाबर एवान साहब ने खबरदार किया है कि एक नाअहल शख्स रियासती इदारों से मुलाकात के लिए कैसे गाइडलाइन दे सकता है। नवाज शरीफ को लीडर तस्लीम करने पर नून लीग कलदम हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा। दीगर सियासी मामलात जो इस बयानिए से जुड़े हैं उस पर आज हम बात करेंगे। अदनान आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अदनान साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अदनान साहब, आपने भी खिताब सुना नवाज शरीफ साहब का, थोड़ा सा बताएंगे जो जारहाना सा अंदाज है उनका। ठीक है, हम यही देखते आए हैं चंद सालों से, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो उसमें ना नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। हमने टेक्नोलॉजी कैसे हासिल की, वो ये जो डिफेंस के मामलात होते हैं, इस पर तो बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने इस पर बात की। देखिए, बड़े शातिर सियासतदान हैं नवाज शरीफ, उन्हें पता है क्या बात कहनी है और क्यों कहनी है। वो 2 साल तक कोशिश करते रहे कि कोई एहतसाब कानून में कोई तरमीम हो जाए या इसे ख़त्म कर दिया जाए, उनके करप्शन केसेस ख़त्म हो जाएं, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो वो बहुत, आपने देखा, बहुत अरसे खामोश रहे और इंतज़ार करते रहे कि शायद उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए। जब वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं
तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टोन जो है वो तब्दील करना शुरू कर दी है, और अब वो सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। और मकसद यही है कि अगर आप मुझसे ताउन नहीं करेंगे, मुझे रिलीज देंगे, तो मैं आपको एम्बेरस करूँगा, आपको तंग करूँगा। और इसीलिए उन्होंने ये बातें की हैं, चाहे वो क्रूज़ मिज़ाइल से मुतालिक हों, JF तैयारों से मुतालिक हों, या और जो भी मामलात हैं। वो कह रहे हैं DG ISI जो थे मुझे कह रहे थे कि इस्तीफ़ा दो, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। और उनका मकसद ये है कि एक ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए जिसमें आवाम को मुश्तइल किया जाए इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और उसमें वो जलसे जुलूस करेंगे, वो जाएंगे, जैसे कोयटा में जलसा कर रहे हैं महमूद अचकज़ई के ज़ोर के ऊपर, इस तरह मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज किया है कि उनके वर्कर्स हैं, डाई हार्ड वर्कर्स हैं, तो इससे उनको एक स्ट्रीट पावर मिल जाएगी। मकसद यही है कि एक ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए महाज़राई का कि कम से कम इमरान खान से जान छूट जाए, चाहे मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन इमरान खान से जान छूट जाए। और उनके ये जो करप्शन केसेस हैं, क्योंकि इमरान खान जो हैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट कंप्रोमाइज़ कर जाए और कोई ऐसा लॉ तब्दील हो जाए जिससे उनकी जान करप्शन। जी देखिए, कौमी मफाद तो बालातर होना चाहिए हर सियासी जमात का, हर सियासी रहनुमा का, हर पाकिस्तानी का, कि जब कौम की बात आ रही है, जब दिफा की बात आ रही है, तो उसमें तो हम सब एक पेज पर होने चाहिए। पॉलिटिकल इंटरेस्ट की गेन के लिए ऐसे बयान होने नहीं चाहिए। और अगर आपकी प्रोफाइल ये है कि आप एक बार से ज़ायद वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो ये आप कोई सिखाए पढ़ाएगा तो नहीं, ये तो पता होना चाहिए। देखिए, अब वो ये उनकी डेस्पिरेशन शो करता है कि बिल्कुल वो मायूस हो चुके हैं। उनका कोई चांस नहीं है। 3 बार तो वजीर आजम रह चुके और इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन अदनान साहब, आपको लगता है अगर वो इस समत में सोच रहे हैं कि उनका कोई चांस नहीं है, तो करते करते अपने साथ वालों का चांस भी ज़ाया कर रहे हैं? जी, मरियम के लिए वो मुश्किलात पैदा करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो तो वजीर अब ताहयात नहल हैं। चांस तो मरियम का है, मरियम को सियासत करनी है, तो वो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने एक रास्ता चुन लिया है, और कुछ उनको आलमी ताकतों की सपोर्ट भी हासिल है। कुछ हमारे खित्ते की जो पॉलिटिक्स है वो ऐसी है कि यहाँ पर हम पाकिस्तान चीन के बहुत करीब हो रहा है, और अमेरिका जो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में इतनी ज़्यादा कुर्बत हो जाए कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए। और बहुत खुलकर वो ये कहते रहे हैं। उनकी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एलिस वेल्स, उन्होंने कई बार कहा है कि पाकिस्तान CPEC को छोड़े और हमारा पैकेज कबूल करे। तो ये कुछ आलमी ताकतों की भी कोशिश है कि पाकिस्तान की फ़ौज पर दबाव बढ़ाया जाए और उनको प्रेशर में लाकर किसी तरह पाकिस्तान को चीन से थोड़ा सा दूर हटाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को ऐसी ताकतों की सपोर्ट भी हासिल है, वो उस लॉबी की मदद से भी अपनी गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं कुछ कह जी मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जब वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, तो हमने ये स्टेटमेंट शेख साहब की तरफ से भी सुना, दीगर लोगों की तरफ से भी सुना, तब वो ऑपोजिशन में हुआ करते थे कि ये जो मरियम नवाज हैं ये अपने वालिद के लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। लेकिन ये क्या रिडल है, ये क्या पहेली है, ये अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। वो कोई एक ऐसा बयानिया है जो मुसलसल चल रहा है, और बेटी सपोर्ट भी कर रही है, वो आगे पीछे जो है ना वो पास कर रहे हैं बॉल, कुछ इस तरह का लग रहा है। देखिए, नवाज शरीफ आज जो भी कुछ हैं वो एक आम बिजनेसमैन थे, उनको इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया इतना बड़ा, और उनको वज़ीर आज़म 90 के इलेक्शन बहुत कंट्रोवर्शियल थे, मैंने खुद कवर किए हुए हैं वो इलेक्शन, वो हैरान कुन रिजल्ट्स थे। उसकी मदद से इन्हें 2/3 इलेक्शन से ये वज़ीर आज़म बने। उस वक्त के ISI के जो चीफ थे हमीद गुल, उन्होंने IGI बनवाई थी। तो जो कुछ भी वो बने हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बने हैं। लेकिन उनका मिजाज ऐसा है, शायद उनके पास दौलत बहुत ज़्यादा आ गई है कि वो समझते हैं कि मैं इस इस्टेब्लिशमेंट को अब मग़लूब कर सकता हूँ, और मैं जो हूँ वो सुप्रीम हूँ, और मेरी एक तरह से वो उनके जहन में बादशाहत है। वो जब लाहौर में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो यहाँ पे जो मेसन हॉल है 90 शायराए कायद आज़म, वहाँ पे मुग़ल बादशाहों की तस्वीरें लगा दी गई। तो वो अपने आप को एक बड़े एम्परर के रूप में देखते हैं। ये उनका एक कोई नफ्सियाती मसला है। तो अब वो समझते हैं कि ये वक्त है कि मैं आलमी ताकतों की मदद से अपने, लेकिन इसका तो अदनान साहब उन्हें आपको लगता है कि मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा? ये जो बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, जिस तरह का बयानिया इनका है,
इससे उन्हें भी नुकसान होगा, उनकी पार्टी को भी। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह बाबर एवान साहब ने कहा है कि जो रियासती इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल हो रही है, आर्टिकल 6 लग सकता है। बिल्कुल लग तो सकता है। अब देखना यह है कि अवाम किस हद तक उनका साथ देते हैं। अब जो मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली हैं वो तो रिवायती सियासतदान हैं, हल्के की सियासत करते हैं, वो तो नहीं जाएंगे रियासती इदारों के ख़िलाफ़। उनमें से बहुत से लोग जो हैं या तो खामोश होकर बैठ जाएंगे या वाज़े तौर पे अलग हो जाएंगे। अवाम जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सेंट्रल पंजाब है और ट्रेडर्स हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो अगर सड़कों पे आते हैं उनकी खातिर, तो फिर तो वो कामयाबी के उनके कोई चांस हैं और हंगामा राय इतनी बढ़ा सकते हैं कि कोई रियासती इदारों को मुदाखलत करनी पड़े। मैं नहीं समझता हूँ कि वो रियासती इदारों को मगलूब कर सकते हैं। लेकिन मुल्क में क्याओस, जैसे अभी आपकी ये माहिर नजूम कह रही थी कि क्याओस नज़र आ रहा है उनको, तो ये हो सकता है कि वो कोई बड़ा क्याओस क्रिएट कर दें। अगर आवाम उनकी सपोर्ट के लिए सड़कों पर आ जाएँ, हड़तालें हो जाएँ, पहिया जाम हो जाए, ज़िंदगी मफलूज हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और थोड़े छोटे मोटे जलसे होते रहे और बयानबाजी होती रही, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा तो चलता रहेगा। मुश्किलात में फिर वो ये सिलसिला चलता रहेगा और ये कोई ऐसा कोई हुकूमत के लिए भी खतरा नहीं है, रियासतदारों के लिए भी खतरा नहीं है। ऑपोजिशन हुकूमत को मजबूत करने के टास्क पर निकली है। एक तो ये इम्प्रेशन मिल रहा है इस वक्त, और दूसरे ये कि अगर अदालत को ये कहना पड़े कि हम तो ये सवाल कर रहे थे ना कि नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे गए, ज़रा एक्सप्लेन करे कोई तो इस मामले को। अगर अदालत को ये कहना पड़ रहा है कि नवाज शरीफ साहब निज़ाम को शिकस्त देकर बाहर गए, किसी को क्या पता बाहर बैठकर मुल्क पर ही हंस रहे हो कि आहा मैं तो इतना कुछ करके भी बाहर आ गया, तो फिर मुझे बताइए फिर ये सिचुएशन क्या बनती है। मतलब फिर हम फिर क्या सोचें, क्या कहें। इतने बड़े लीडर वो कहते भी हैं खुद को और वो खिताब भी कर रहे हैं, और अगर अदालत ही मजबूर हो जाए कहने को कि ये रूपोश है नहीं है क्या है, फिर हम कहाँ जाए, फिर आप कहाँ जाए, फिर आम आदमी क्या सोचे। देखिए, आम आदमी को तो पता है पूरा सिस्टम बहुत करप्ट है। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम, सरकारी इदारों में बेपनाह करप्शन है। एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ, मैं 30 साल से सहाफ़त में हूँ, कि 80% लोग जो खाने पीने की पोजीशन में हैं वो रिश्वत खाते हैं, करप्शन करते हैं। यहाँ पे आप पैसे देकर कोई भी रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं। नवाज शरीफ अरब खरबपति आदमी हैं, उनके जो दोस्त हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने उनका बाहर जाना मैनेज किया है, उनके लिए बहुत आसान था कि वो लेबॉर्ट्री के टेक्नीशियंस को ख़रीद सकें और अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट्स बनवा सकें। जिसने डॉक्टर्स को मिसलीड किया और वो सूरत हाल फिर मीडिया में भी पैदा हुई कि लोग कहने लगे कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जान को ख़तरा हो जाए, मुल्क में एक सियासी बहरान खड़ा हो जाए, तो बेहतर है कि चले जाएं। सर बहुत इंपॉर्टेंट पहलू अब इसमें सर ये आ गया, फवाद चौधरी साहब इसी हुकूमत का हिस्सा, वो पहले दिन से इस सिलसिले में एक नैरेटिव रखते हैं, एक उनका एक वाज़े बात है कि ये हुआ कैसे है। डॉक्टर यास्मीन वो एक अलग बात करती हैं, वो भी अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम है। तो मेरे ख्याल में अगर बात ऐसी है जैसी आप कह रहे हैं, तो फिर अब तो पीटीआई गवर्नमेंट ही की जिम्मेदारी बन गई सारी की सारी, के फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब बाहर कैसे गए इसके ऊपर ज्यादा जोर दे बनिस्बत इसके कि उनको वापस कैसे लेकर आए। क्या ख्याल आपका? देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। इतने बहुत से डॉक्टर्स का पैनल था, 10-11 डॉक्टर्स थे। अब आप सारों की उस पे नियत पे शक नहीं कर सकते हैं। पूरी डॉक्टर बरादरी आपके खिलाफ हो जाएगी, पूरा आपका सेहत का निज़ाम जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ एक्शन। हाँ, तो ये पाकिस्तान का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप किसको पकड़ेंगे? अब वो पुराने खून के नमूने अगर मौजूद हैं, अब वो उनका टेस्ट होके, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा स्टिल वो कहती हैं कि मैं कई बार ये कह चुकी हूँ, मुझे रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल सही थी, इस पर सवाल नहीं किया जा सकता। नहीं, ये तो वो कह रही है ना। मेरा ख्याल है कि लैब टेक्नीशियंस को खरीदा गया है और उन्होंने ओके, यानी आप भी सवाल उठा रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं कि रिपोर्ट्स ठीक नहीं थी। ठीक है, आप भी सवाल उठा रहे हैं। इमरान खान से भी कई बार करते हैं। यस, एक आदमी के 3000 प्लेटलेट्स हो जाएं और खून ना रिसे, ये कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है। उनके एक ज़माने में 2-3 हज़ार प्लेटलेट्स शो किए गए थे और कहीं से खून नहीं निकल रहा था। और अब जिस तरह वो हट्टे कट्टे और सियासत कर रहे हैं, वो शायद डॉक्टर ने रिकमेंड ये किया ना कि वो जो लंदन की फ़ज़ा है ना वही साजगार है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए। पाकिस्तानी फ़ज़ा साजगार नहीं है।
मुझे डॉक्टर साहब से मिलना फौरी मिल रहा है। ठीक है अदनान साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एनीवेज जी, ये हमने एंड पे लाइटर नोट पे बातें की हैं। ये जो सेहत के मामलात होते हैं, जो रिपोर्ट्स के मामलात होते हैं, ज़ाहिर है ये भी टेक्निकल मैटर्स हैं, उस पर ज़ाहिर है हम कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ जाते जो ये कहे कि वो फजा साजगार होती है, मेरी मर्जी के मकाम को रिकमेंड कर दे, ये भी ठीक है। जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं या जहाँ मैं घूमना फिरना चाहता हूँ या जहाँ की कॉफ़ी मुझे पसंद है, बट वहाँ पे पाए शाय कोई नहीं मिलते, उत्थे न्यारियाँ कोई नहीं लभदियाँ। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे, मुल्तान लेकर चलते हैं आपको। इजराइल यूनिवर्सिटी ने जदीद तरीके से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग मुतारिफ कराई है और अब शहरी घर में फिश फार्मिंग कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर थोड़ी सी लैंड है, इवन 150 एकर्स, और पानी का एक्सेस है, तो आप कमा सकते हैं। सस्ती मछलियों का हसूल आसान भी हो जाएगा और मैंने जैसा पहले कहा, कमा सकते हैं आप। घर की मछली खाइए, घर की मछली खाइए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो क्या कहते हैं, किचन गार्डनिंग के बाद ना एक किचन फार्मिंग कह लेते हैं इसको हम। राशिद हमीद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। बाजार की मछली से जान छुड़ाएं, घर में फिश फार्मिंग करें और सेहत बख्श मछलियां खाएं। ज़राई यूनिवर्सिटी ने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग मुतारिफ करा दी। अब हर जगह हर माहौल में फिश फार्मिंग हो सकेगी। 1 एकड़ की मछली आप 12 फुट के टैंक में पाल सकते हैं। इसमें ना सिर्फ खुराक की बचत है, खुराक की बचत इस हवाले से है कि जो मछली का फुजला है उसके हवाले से जो हमने इसमें बैक्टीरिया डाला है वो मछली के फुजले को कंज्यूम करेगा और मछली उस बैक्टीरिया को खाएगी। 12 फुट के टैंक में खास बैक्टीरिया डाला जाता है। कम पानी, कम जगह और कम खुराक में घर में फिश फार्मिंग कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा लगा है। इस तरह हम अपने घर में मछली तैयार कर सकते हैं। जो बाहर से फार्म से आप मछली लेते हैं उसमें बहुत से टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। इस तरह आप जस्ट सेफ मछली अपने घर में तैयार कर सकते हैं। मछलियों के पानी को ताज़ा रखने के लिए ऑक्सीजन मशीन भी लगाई गई है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से शहरी कम जगह पर सैकड़ों मछलियाँ पालकर मुनाफा कमा सकते हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। बड़ा दिलचस्प, बड़ा अच्छा आइडिया, इसकी अफादियत भी बहुत है, फ़ायदे बहुत हैं। तो हम इसी सब के ऊपर बात करेंगे। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली, आज ख़ास तौर पर हमने आपसे वक्त मांगा और आपने हमको दिया। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ हैं। प्लीज़ हमें बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में, कितनी स्पेस चाहिए इसके लिए, कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है इस सबसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे डॉक्टर नबील साहब बता रहे थे आपको कि इसमें जगह की कोई कैद नहीं है। इसको घर की छत पे भी रखा जा सकता है और 12 फुट की, जैसे उन्होंने बताया कि एक टैंक है जो 4 फुट उसकी ऊंचाई है और उसमें 500 फिश जो उसको यूज़ किया जा सकता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक रिसोर्स एफिशिएंट मेथड है, इसमें पानी का ज़िया नहीं है। बिल्कुल जितना पानी है वो वैसे ही रहता है। फिर ये कि जो टिपिकल बेसिकली बायोफ्लॉक जो है एक कल्चर सिस्टम का नाम है जिसमें बैक्टीरिया जो वेस्ट है फिश की डेली उसी को प्रोसेस करते हैं, उसमें से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं और फिश वो फिर प्रोटीन बैक्टीरिया को खाती है और इस सारे प्रोसेस में वो सारे का सारे इकोसिस्टम बन गया है। सो बेसिकली एक घर में जैसे आप देखते हैं एक्वेरियम लोगों रखे होते हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ एक्वेरियम जिसमें बच्चे खुशी से फैमिली मेंबर उनकी रोज की एक हॉबी भी हो सकती है, एंटरटेनिंग है। फिर ये एक ताज़ा फिश है, साफ सुथरे पानी में आपके सामने वो ग्रो कर रही है। सर प्लीज बताना, कोई सी भी फिश जो है वो इसमें आ सकती है? कोई सी भी फिश है वो जी, कोई सी भी आ सकती है। ट्राउट भी जी इसमें आ कोई भी सकती है, लेकिन जो होती है ना तलापिया फिश, ओके, इसका एक तो ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है और दूसरा ये एक डोसाइल है, ये नीचे पानी में रहती है। जो बाकी फिश हैं फिर वो छलांगे लगाती हैं पानी से, तो ऊपर फिर नेट डालना पड़ता है ताकि वो पानी से बाहर। अगर इस तरह बता दें कौन कौन सी टाइप हम पाल सकते हैं? आपने कहा ना तलाबिया फिश, तो मतलब कौन कौन सी टाइप? हेलो सर, आवाज आ रही है बेसिकली? जी जी, तलापिया मैंने कहा कि तलापिया बेस्ट है इसके लिए। जैसे रोहू को भी किया जा सकता है। जो देयर आर मैनी फिशेस, जिस तरह गुफरान है, कोई और जो मुख्तलिफ फिश है। सर फिश जितनी भी सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे देखने वालों के लिए, थोड़ा सा बताएंगे किया जा सकता है उसमें ग्रो, लेकिन इसमें सर एटमॉस्फेयर कैसा, टेम्परेचर कैसा? इन टर्म्स ऑफ एक तो उसमें वो काइंड ऑफ बोनलेस है जिसको बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं।
और दूसरा ये कि जी ये जो डोसा है ये छलांगे नहीं मारती, ये बाहर आती नहीं है, नजर आती है। इंटेंसिव फिश कल्चर है बेसिकली ये। इसमें एक जो हमने बताया कि जी 12 फुट का नबील साहब बता रहे थे, सर 500 फिश अब सर ये बता दें कि फॉर एग्जांपल कोई अभी सोच रहा है कि वो ये करना चाहता है, सर यू कैन हैव न्यूट्रिशियस फूड ग्रोइंग एट योर होम। लाइन ड्रॉप हो गई है हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा रही। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स उन्होंने कुछ कोट किए कि वो फिश हम पाल सकते हैं जो छलांगे मारती है ना मछलियाँ, वो नहीं पालनी आनी। अब देखो मुझे ना क्लैरिटी के साथ में दो बातें समझनी है इसमें। एक तो ये कि फिर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर आसपास का क्या होना चाहिए। चलिए भाई मैंने मान लिया पानी एक बार जो है ना वो इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है सफाई का, लेकिन फिर भी इस सब पे खर्चा कितना आएगा शोएब? खर्चा कितना आएगा दैट डिपेंड्स कि आप कितने बड़े एरिया पे उसे नॉर्मल से कर लेना, नॉर्मल से कर लेते हैं। प्लस ये कि कौन सा वेदर देखिए मैं इस वक्त जैसे सोच रही हूँ ना, जैसे एक आम आदमी सोच रहा है ना, वो ये सोच रहा होगा कि अच्छा इस काम को शुरू करें तो कितनी रकम एलोकेट करें। ये बड़ा अच्छा सवाल है और साथ ही ये भी कि कब स्टार्ट करें, व्हिच इज द राइट मंथ टू डू दैट। अब लाइन दोबारा हमारी उनसे कनेक्ट हो गई है। डॉक्टर साहब प्लीज दो बातें, एक ये कि एक नॉर्मल टैंक के लिए खर्चा कितना, यानी क्या सोच रखें कितने पैसे होंगे तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा है कि स्टार्ट करने के लिए बेस्ट मंथ कौन सा है? जो खर्चा तकरीबन 80,000 है इसका चीपेस्ट है। ओके। और बेस्ट मंथ जो जिसमें बहुत सीवियर वेदर ना हो, मोटा फार्मूला ये है। ओके। और सर ये बताएं कि अगर आपने कहा सीवियर वेदर ना हो, अब कराची जैसा शहर यहाँ पे तो सर गर्मी टका के पड़ती है। ह्यूमिडिटी नहीं आप हम मुल्तान में बैठे हैं, हमसे ज्यादा गर्मी आपके पास नहीं पड़ती, लेकिन फिश के लिए कराची से तो अच्छा है ही कोई नहीं। सीजन 7 से लेके 45 तक ये फिश ग्रो कर सकती है। ओके, यानी सर समुद्र आपके पास यानी जहाँ पर ज्यादा सर्दी है वहां पर ना सोचें, लेकिन जहाँ पर ऐसा मौसम है गर्मी वाला वहां पर ज्यादा फीजिबल है ये जी। सर्दी का मतलब है 7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब टेम्परेचर है, वो कराची में कभी नहीं होगा। और गर्मी का मतलब है कि 45 डिग्री से जब ऊपर चला जाए तो इट्स अ रीजनेबल रेंज। ओके, तो कराची में तो आराम से आप कर सकते हैं। इसको ईयर राउंड किया जा सकता है एक्सेप्ट फ्यू डेज इन विंटर, जिसमें खास तौर पर इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करेंगे तो उसमें सर इंडोर किया जा सकता है। अगर इंडोर कोई ऐसा रूम है जो कि आपके पास स्पेयर है उसमें किया जा सकता है, इंडोर या बेसमेंट। बिल्कुल इंडोर हो सकता है। इंडोर इसमें बेसिकली ना जो इरेशन है उसमें एक तो वाटर की अपना ऑक्सीजन उसको होती है, लेकिन एक इरेटर इसमें लगाते हैं, ठीक है, जिसको तकरीबन 70 वाट के बल्ब के बराबर उसको एनर्जी चाहिए होती है। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, आप साथ मौजूद थे। और बायोफ्लॉक इंटेंसिव फिश कल्चर, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। फौरन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको याद है चंद रोज पहले मीरा जी ने दरख्वास्त लिखी थी और उन्होंने कहा था कि उनकी मदद की जाए क्योंकि बड़ी परेशान है, वो काम सही नहीं मिल रहा, आर्टिस्ट बिरादरी परेशान है, इसलिए उन्होंने लेटर लिखा था गवर्नमेंट को। लेकिन खबर ये नहीं है। अब वो कहती हैं कि मैं खुद हेल्प करना चाहती हूँ एज व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड। कराची शहर को देखकर उन्होंने कहा कि कराची को अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं कराची की मदद करना चाहती हूँ, मदद कर सकती हूँ, अवाम के साथ मिलकर आवाज़ उठाऊंगी। उन्होंने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात से मुताल्लिक गुफ्तगू की है, आपके सामने ये सारा मामला रखते हैं। कराची का ऐसा हाल पहले कभी ना देखा। शहर की बहाली के लिए अदाकारा मीरा ने आवाज बुलंद कर दी, आवाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अज़म जाहिर कर दिया। प्लीज़ कराची को साफ़ किया जाए, पाक किया जाए। कराची के आवाम के साथ हूँ, आप सबके साथ हूँ। कहीं भी अगर आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, हर कदम पर मैं कराची की आवाम के साथ, कराची के मीडिया के साथ, कराची के लोगों के साथ खड़ी हूँ। अदाकारा ने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की, दस्तावेज़ात और शवाहिद मीडिया के साथ शेयर करने का ऐलान किया। तमाम के तमाम इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे प्रूफ्स हैं जो मैं बहुत जल्द एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को दिखाऊंगी। मीरा ने हुकूमत से फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए कर्जों की फराहमी का मुतालबा भी किया। आइसलैंड सयाहत का बेहतरीन मकाम है और उसकी बदौलत कोरोना लॉकडाउन में बंद अफराद अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी चीख उसकी वेबसाइट पर रिकॉर्ड करा सकते हैं।
ये चीख फौरी तौर पर एक पहाड़ी इलाके में कई स्पीकर से नशर की जाएगी और ये स्पीकर फेस्टर फॉल आबशार की चोटी, मशहूर पहाड़ी और दीगर पुरफजा मकामात पर नस्ब किए गए हैं। आप अपनी चीख के लिए किसी भी मकाम का तयन खुद कर सकते हैं। क्या बात है ना, इससे थोड़ा एंग्जाइटी कम होगी, गुस्सा उतर जाएगा। वैसे ये मकाम इतना अच्छा और उसको एक्सपीरियंस करने की क्या ही बात है, गुस्सा ना भी आए तो भी आपका जी चाहे कि आप आवाज़ तो बुलंद करें, सुने तो सही। बहरहाल ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है कि जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, अगर कुछ डिस्टर्बिंग है तो आप उसका इजहार नहीं करते, आप प्रेशर लेते चले जाते हैं। प्रेशर नहीं लेना, हम अक्सर ये लफ्ज़ अपने करीबी लोगों में, अपने ऑफिस में सुनते ही रहते हैं ना। अफसरान मातहत को ऐसा सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारे आसपास लोग और हम भी प्रेशर में आते हैं। नौकरी पेशा अफराद की अगर हम बात करें तो काम ज़्यादा है, वक्त कम है, इसीलिए वो टेंशन का, तनाव का शिकार दिखाई देते हैं। दफ्तर में काम का दबाव बढ़ता चला जा रहा है और ये सब कुछ अपने साथ में क्या क्या ला रहा है, चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा, ऐसे फीलिंग्स आ जाना, मूड ऑफ हो जाना, ये सब कुछ हमारे आसपास के लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये शायद हैं ही ऐसे, ये शायद इनकी आदत है। होता बेसिकली ये कोई ना कोई बात आपको वक्तन फ़वक्तन मुतासर करती है और अगर बर वक्त इस सब पर काबू ना पाया जाए तो फिर ये चिड़चिड़ापन बढ़ना, ये प्रेशर का लेना और उसके साथ साथ लोगों का ऐसा सोचना, ये मामूल बन जाता है। और मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला तो ये है कि ये सारा मामला आगे जाकर गंभीर बन जाता है। एग्जैक्टली अब इस मामले को हल करना है और हमें सीखना है कि हमने इसे हल कैसे करना है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब ने। सितारा इम्तियाज़ भी आपको दिया गया। सर बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जब आपके पास कोई ऐसा शख्स अपनी परेशानी लेकर आता है कि मैं बहुत प्रेशर लेता हूँ, मुझे बहुत एंग्जाइटी है, डिप्रेशन की तरफ मैं चला गया हूँ, तो पहली बात आप उसे क्या कहते हैं? वो होता है ना, ये छोटी सी मॉडिफिकेशन करने के लिए आप उसे क्या कहते हैं? हम उसको शुक्रिया बहुत बहुत आपको इस अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे मदऊ करने का। पहली बात जो हम सिखाते हैं वो है कानून कशिश का उसूल, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फोकस ऑन। अभी आपने बताया कि प्रेशर मत लेना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप प्रेशर लेना, क्योंकि हमने जो तवज्जो दी है वो प्रेशर पे दी है। आपने देखा होगा जहाँ ये लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं पे आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कचरा लिखा हुआ होगा, राइट। यहाँ सिगरेट पीना, थूकना मना है, वहीं पे आपको सारी कलमकारी और नक्शनिगारी नज़र आ जाती है। तो हम जब ये कहते हैं कि मैं सेहतमंद रहना चाहता हूँ, मैं बीमार नहीं होना चाहता, उस आदमी को आपने हमेशा दवाइयाँ फाँकते हुए देखा होगा। मैं फेल होना नहीं चाहता, मैं पास होना चाहता हूँ, उस बच्चे को आपने हमेशा एग्ज़ाम एंग्जाइटी का शिकार देखा होगा। सो हम जब तवज्जो दे रहे हैं कि हमें प्रेशर नहीं लेना है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे तवाज़ुन में रहना है, मुझे पुरसुकून रहना है। तो जब आप सुकून पे तवज्जो देंगे, आराम पे तवज्जो देंगे, तवाज़ुन पे तवज्जो देंगे, तो आपके अंदर तवाज़ुन आएगा। आपका जो सवाल था, जब हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो आते हैं, हमने ये देखा है कि उनकी ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में एतदाल नहीं होता। वो घर की परेशानियां लेके काम पे जाते हैं और काम की परेशानियां लेकर घर पर आते हैं। तो जब तक वो अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं करेंगे, जब तक वो ये दोनों जगह पे परेशान रहेंगे, यानी घर में भी परेशान है क्योंकि बाहर की तरफ लेके आए परेशानियां और घर की परेशानियां लेके आते। देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को ख़ास तौर के ऊपर, कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लिया करो। क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि एक मजदूर अगर जो है वो साइट एरिया से सुरजानी टाउन तक मिनी बस की टूटी हुई छत पे, कराची की टूटी हुई सड़कों पर पहुंचेगा घर के ऊपर, तो बहुत मुश्किल है कि वो उस प्रेशर को लेके घर में दाखिल ना हो। लेकिन वहाँ ये काम जो है वो मिलता है कि सजा लिया करो, यानी जब चेहरे पर आप मुस्कुराहट सजाते हैं तो एंडोमॉर्फिन्स खारिज होते हैं, तो आप इसको सजा लिया करो। तो हमने ये देखा है कि ये तवाज़ुन नहीं करते, कि इनके लिए जो काम और घर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरमिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से परेशान होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज तक आधी बात सुनी। हम तो ये अरसे से सुने जा रहे हैं कि भाई शाम में खातून को चाहिए कि वो अच्छी तरह से तैयार हो जाया करे, अच्छी तरह से जो है ना वो तैयार होके और मुस्कुरा के और दरवाज़ा खोला करे तो सब कुछ ठीक रहता है। ये तो बिल्कुल दोनों के लिए है, दोनों को मुस्कुराना होगा, दोनों को अच्छी तरह से बिहेव करना होगा, इससे ज़्यादा है।
थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, मैं अगला सवाल फिर करूंगी। है बेटा प्लीज। देखिए, मेरे मर्द हजरात को शायद ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आती और मेरी बहनें ज़्यादा खुश हो जाती हैं। दीन हमें ये बताता है और बड़े वाज़े बताता है कि शाम का वक्त, यानी जो आपका मगरिब के बाद का वक्त है, वो घर का वक्त है। और ये भी हिदायत है कि जब मर्द घर से बाहर जाए तो वो बीवी को बता कर जाए। तो ये मर्दों को तो बहुत ही भारी लग जाएगी ये बात, क्योंकि ये वक्त जो है लेकिन बात बीवी का है, ये घर वालों का है, ये अहलो अयाल का है। सर, ये दरबार मदीना से अहकाम मदीना है, हम माने ना माने, हम नहीं मानते इसलिए हम परेशान हैं। उसूल तो उसूल ही रहेगा, अगर हम अमल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बेअमली करेंगे तो बेचैन ही रहेंगे। सही। और ये जो जुमला है प्रेशर ना लो, इसका बेहतरीन रिप्लेसमेंट या यूं कहिए कि ये बिल्कुल सही जुमला क्या होना चाहिए किसी को टास्क देते वक्त, किसी को तसल्ली देते वक्त, दोनों सूरतों में? आप पुरसुकून तरीके से ये काम कर सकते हैं, आप आराम से ये काम कर सकते हैं, आप रिलैक्स होकर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप ये काम पहले कई बार कर चुके हैं, इसलिए इस बार बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। ये काम आप पहली दफ़ा नहीं कर रहे, इसलिए आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। सही। इस काम के अंदर दिलचस्पी है, इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, इसलिए आपको इस काम करने में बहुत मज़ा आएगा। अब ये सारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा उस काम की तरफ, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब आप कहते हैं कि नौकरी की तो नखरा की, काम तो करना है जी, रो पीट के करें, रो पीट के करें या अच्छी स्टेट में करें, काम तो आपने करना है ना। सर, आई वाज अबाउट टू आस्क कि अब ये तो आ गई ना एक बात, दूसरी स्टेट में आपके सामने रखती हूँ। अगर तो ये कह भी दिया गया कि आराम से कर लो, ध्यान से कर लो, तुम्हें तो करना आता है, लेकिन ये काम मुझे 5 मिनट्स के अंदर अंदर चाहिए, डेडलाइन आपके सामने है, तो अब रिलैक्स कैसे रहे, अब कैसे फोकस होकर के उस काम को करे? बिल्कुल सही है। इंसान अपने आप को सरप्राइज करता है, हमेशा हैरत ज़्यादा करता है अपनी जगह। पहले कहते थे कि जी इससे ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा तो मसल फट जाएगा, अभी कार से ज़्यादा तेज़ दौड़ने पे लग गया है। पहले कहते थे इंटेलिजेंस की लिमिट यही है, अभी 7 साल के 9 साल के 6 साल के बच्चे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर बन जाते हैं। पहले ही कहते थे कि जी इतनी जहानत कैसे आ सकती है, अभी 29 A+ बच्चे जो है वो ला के दे देते हैं। इंसान हमेशा अपने आप को हैरत ज़्यादा करता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब आप बार बार करते हैं और दिलचस्पी से करते हैं। जैसे ही आपके काम के अंदर आपकी दिलचस्पी होगी, और सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ बेटा ये है कि हम तनख्वाह के हिसाब से काम करते हैं, हम पैसों के हिसाब से काम करते हैं, हम सलाहियत के हिसाब से काम नहीं करते। अगर मैं अपनी सलाहियत के हिसाब से काम करूंगा, आप यकीन माने वो काम उससे ज्यादा जल्दी होगा और मैं ग्रो ज्यादा अच्छा भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ 50,000 रुपए मिलते हैं, 50,000 रुपए मिलते हैं तो 50,000 का काम कर दूं, 25,000 मिलते तो 25,000 का काम करूं, 80,000 मिलते तो 80,000 ऐसा ना सोचें जो सलाहियत है उसके हिसाब से काम करें। सर, लेकिन मुझे ये भी बताइएगा, सलाहियतें इस्तेमाल करने से इस्तेमाल करेंगे तो हम खुद ग्रो करेंगे, हम खुद एक्सेल करेंगे। सर, मुझे ये बताएं कि जनरली ये एक माहौल बन चुका है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर वहां से निकलते नहीं हैं, फिर हमें निकालना पड़ता है, और वो निकालने के लिए कोई प्रेशर देगा तो हम निकलेंगे। ये प्रेशर फिर लेना जरूरी भी हो जाता है। किक तो पड़ेगी भाई, ठोकर तो लगेगी, राइट? कोई ना कोई धक्का तो आपको लेके देगा। या तो वक्त की बेरहमी से सीखिए या खुद तमीज से बाहर आइए और उसका आप जो है वो काम कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। खुद सोचिए, खुद एनालाइज कीजिए कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और बाहर निकलना है, बिकॉज अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम ना सीख पाएंगे, ना हम एक्सेल करेंगे, ना हम ग्रो करेंगे। सर, लेकिन मुझे ये बताएं कि प्रेशर ना लो, ये वाली बात से हमने गुफ्तगू का आगाज किया है, ये कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। प्रेशर मैनेज करो, प्रेशर को बियर करो, वो चाहे टाइम लिमिट का हो, वो चाहे किसी वर्क लोड का हो, बेयर करो उसको, एक्सेप्ट करो उसको। देखिए, बेसिक एंजाइटी इंसान का ट्रिगर है, उसके बगैर तो अगर आप मुझे आप अगर एंजाइटी नहीं होती तो मैं आपके सामने बैठा नहीं होता, ना आप प्रोग्राम कवर कर रहे होते। बेसिक एंजाइटी ट्रिगर होती है यार, ये रहमत होती है। हर इमोशन एक पॉजिटिव इमोशन होता है क्योंकि आपको आगे बढ़ाता है, आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हम जब प्रेशर इतना ले लें कि हमसे काम ही ना हो सके, तब ये प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेस रहमत है, डिस्ट्रेस प्रॉब्लम है, राइट? तो आपको वो बेसिक एंजाइटी तो होनी चाहिए जिसके लिए बच्चा पढ़े और इम्तहान के लिए जाए, अदरवाइज तो सोता ही रहेगा वो। तो आपको ये ट्रिगर जो है वो हल्का अपने अंदर जिंदा रखना है, हमें एहसास रखना है, हमें हिस्स रखनी है, तभी तो हम बेहिस होते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर हिस्स ही नहीं रहती है कि इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर। फिर जब बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है तो फिर हम दुहाइयाँ देते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं, किसी न किसी को मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं
और जब कोई नहीं मिलता तो फिर अल्लाह मियाँ तो है ही इल्ज़ाम ठहराने के लिए कि अल्लाह तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, जैसे अल्लाह ताला सिर्फ आप ही के लिए बैठा था कि इसी को पकड़ना है खाली मुझे। सर अच्छा, ये वर्क प्लेस पर ये इशू आता है काफ़ी लोगों को, जब उनको ये लगने लगता है कि सारी की सारी मेहनत के बाद में भी शायद मैं अपनी बात इनको समझा नहीं पा रहा या समझा नहीं पा रहे, या शायद ऐसा है कि ये मैं तो अपने साथ में लग रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझसे उस तरह से काम ले नहीं पा रहे, मेरे टैलेंट का इस्तेमाल वैसे कर नहीं पा रहे। सर, इस फीलिंग के बाद में जो सबसे पहला एक जुमला जहन में आता है ना, वो ये, आज तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मेरे ख्याल से ये मज़ीद प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। अब मुझे बताइए कि वर्क प्लेस पर ये वाली सिचुएशन बन जाए अगर, तो फिर कोई कहाँ जाए, फिर क्या करे? अगर मैं तवक्कात रख रहा हूँ बंदों से तो फिर मुझे मायूसी की भी तवक्का रखनी चाहिए। अगर मैं तवक्का रख रहा हूँ अपने आप से और रब से तो फिर मुझे मायूस नहीं होना चाहिए। मुझे कोई हरज नहीं है कि आज मैं अपनी ताली अपने लिए खुद बजाऊँ। दुनिया की बड़ी तालियाँ बजाते हैं, अपने लिए कोई तालियाँ नहीं बजाते। मैं हकीर, पुरतकसीर, फ़कीर, ये हमारे दीन नहीं कहता अपने आप को लेट डाउन करने के लिए, वो एक हाई सेल्फ इमेज कहता है अपने लिए। अपने ग्रो करने के लिए और अपने रब को राज़ी करने के लिए जब आप काम करें, बंदा मेरी तारीफ़ करे या ना करे, मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, ये कम्युनिकेशन का एक मेजर प्रॉब्लम है। अपनी सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं अगर आपको ये कहूँ, आप दोनों माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहे हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इतनी अच्छी अहमियत से जो है वो को उजागर कर रहे हैं, सुबह सुबह आप आते हैं, सलाम है इस चैलेंज के ऊपर, समर टीवी के ऊपर इतने मुश्किल हालात में भी आप लोग काम कर रहे हैं। आप अगर थोड़ी सी अगर आप नरमी इख्तियार करें उन लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं और उनको बोलने दें, तो ये बहुत अच्छा होगा। आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि पहले मैंने आपकी 4 तारीफ़ें की हैं। पहले मैंने आपको एक्नॉलेज किया है, पहले मैंने आपको अप्रिशिएट किया है, फिर मैंने अपनी एक छोटी सी बात कही है, तो आपको ये बात बहुत आसानी से चली जाएगी। सर, जो नौकरी करते हैं ना, उसके अल्टीमेटली पीछे एक सेट होता है। मैं 20 साल अमेरिका के अंदर रहा हूँ। अल्टीमेटली बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक सेट होता है। सेट एक मेंटालिटी है, सेट एक शख्सियत का नाम नहीं है। उसको क्या सुनना पसंद है, वहाँ से बात शुरू करें। उसको क्या फ़ायदा होगा, वहाँ से बात करना शुरू करें। मैं तो इतना सरप्राइज़ होता हूँ, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए बंदे आते हैं, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो कहते हैं सर मेरा पैकेज क्या होगा, मेरे बोनस क्या होगा, मेरा लीव एनकैशमेंट क्या होगा। भाई, अभी तक तूने मेरे फ़ायदे की तो कोई बात ही नहीं की है। मैंने अपनी कंपनी में इसलिए तुझे थोड़ी रखा है कि मैं तेरे लीव एनकैशमेंट और तेरी पहले बताएं कि आप उस कंपनी को क्या दे सकते हैं, आपका इनपुट क्या होगा, तेरे बच्चों की मैटरनिटी, राइट, तेरे अभी पहले मेरे फायदे की बात करो। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा अच्छा फायदे की बात करो, मेरी कंपनी के फायदे की बात करो, फिर आप कहोगे ना बेटा मैं आपको बताऊं, चाहे मुश्किल से मुश्किल हालात हो, बड़ी ले ऑफ्स हो रही है, कंपनियां बंद हो रही हैं, आप अगर कंपनी की जरूरत है तो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ये जब होगा जब आपके अंदर काबिलियत होगी और आप उस काबिलियत को, सलाहियत को इस्तेमाल भी करेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, साथ मौजूद थे आप। और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर, ये कब आपने इसको कैसे मैनेज करना सीखना है, इस पर आज हम बात कर रहे थे। स्पेशली ये कि कितना स्ट्रेस आपके लिए रहमत है, कितना स्ट्रेस ऐसा है जो कि आपके लिए पॉजिटिव है कि लेंगे तो फिर हम एक्सेल करेंगे, ग्रो करेंगे। एक स्ट्रेस की कंडीशन हो और फिर उसके बाद में स्ट्रेस की कंडीशन ऐसी हो कि इंसाफ होना चाहिए, आप ये सोचते आ रहे हो, और उसके बाद में आपको ये नज़र आए कि इंसाफ तो हुआ नहीं, एक बार फिर इंसाफ का जनाजा निकल गया, तो ये कलक, ये दुख बन जाता है। भारत में जो कुछ हुआ है उसके बाद में समझ में नहीं आता मजीद कहें तो क्या कहें। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस फैसला सुना दिया और इसे इत्तेफाकी वाक़या करार दिया। यानी जो कुछ बाबरी मस्जिद में हुआ, जो कुछ उसको ढाने के लिए हुआ, जितनी प्लानिंग से ये काम किया गया, वो फुटेजेस, वो विजुअल सबके सामने, उसके आसपास की आबादियों में किस तरह से मजालिम ढाए गए, किस तरह से मदारिस को जलाया गया, किस तरह वहाँ पर बसे हुए मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सब कुछ भुला दिया गया। ये इत्तेफाक है इनके यहाँ, ये भी इत्तेफाक है, आगे जाके गुजरात भी इत्तेफाक होगा, और फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि हम किसी भी तारीखी इमारत को रीनेम नहीं कर रहे, आप तो डेमोलिश कर रहे हैं, आपसे तो इंसाफ नहीं हो रहा, आपसे अपनी तारीख संभाली नहीं जा रही क्योंकि वो तारीख मुसलमानों की है। सिर्फ इतनी सी बात है। ये जो अंधापन दिखाया गया है इंसाफ करने वालों की तरफ से, उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है?
कौन कौन था जो इसमें शरीक नहीं था? कौन है जो छुपा हुआ है? बीजेपी के रहनुमा LK आडवाणी, मनोहर जोशी, उमा भारती समेत तमाम 32 मरकजी मुल्जिमान को यूं बरी कर दिया गया। इस अहम मामले पर आज हम तफसील से बात करेंगे, स्पेशली जो हिंदुत्व सोच है इसकी बात हम करेंगे, मोदी सरकार की बात करेंगे, पार्लियामेंट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे कि उसके सामने कुछ नज़र नहीं आता कि इंसाफ हो तो कैसे हो। इवन अपने इदारों को छोड़ दीजिए, वो तो जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनको भी खातिर में नहीं लाते। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर फैसलाबाद से है। डाइवर रोड पर टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर 10 घंटे गुजरने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग के बाइस टेक्सटाइल मिल की छत भी गिर गई है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी वहीं पर है। शाहीन, काम करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, इस किस्म के हालात हैं, इतनी गर्मी है और फिर उस सबको सही करने की कितनी कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू की कितनी कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, रेस्क्यू की गाड़ियां तो रात से ही मसरूफ़ हैं, रात से दिन चढ़ा है, लेकिन आग के शोले जो हैं वो ताहाल बुझ नहीं सके हैं, उन पर काबू नहीं पाया जा सका है। मसला इस साइड पे ये आ रहा है कि अंदर बतौर ईंधन जो है वो कोयला मौजूद है, उसके साथ साथ धागा जो है उसको माया लगी हुई है, तो आग जो है वो मज़ीद भड़कती चली जा रही है। एक साइड से बुझाने की कोशिश की जाती है तो दूसरी साइड से हवा चलती है तो वो फिर आग मज़ीद भड़क जाती है। इस वक्त भी 70% जो है वो काबू तो पाया जा चुका है। रेस्क्यू की 15 गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। जो इमारत है वो अब चूँकि बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है, आधी से ज़्यादा इमारत गिर चुकी है। 11 कनाल से ज़्यादा का ये रकबा है जहाँ पर आग लगी हुई है, तो रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो अंदर जाने से अब कतरा रही हैं। अंदर जाना उनको भी मना कर दिया गया है क्योंकि इमारत जो बाकी की बची है वो किसी भी टाइम गिर सकती है। तो बाहर से खड़े होकर आग बुझाने की कोशिश की तो जा रही है, लेकिन सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं आ रही। करोड़ों का नुकसान हो चुका है। दूसरी तरफ जो मजदूर हैं उनको भी उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो भी बुझ गए हैं। 200 से ज़्यादा मजदूर जो इस फैक्ट्री में काम करते थे वो सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनको भी आगे से जो सामना करना पड़ा वो यही है कि यहाँ पर तबाही के मनाजर हैं। उनको वो भी इसी हालात की वजह से परेशान है कि घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे। आग सिर्फ शहर में एक जगह पे नहीं लगी हुई, रेस्क्यू की टीमों को 2 हिस्सों में डिवाइड होना पड़ा है क्योंकि दूसरी साइड पे जो है टाटा मार्केट, वहाँ पे 3 दुकानें हैं, वहाँ पर भी आग लग चुकी है, वहाँ पर भी आग लगी है, मूव हो गई है, यहाँ पर भी काम जारी है। तो अभी 2 घंटे मजीद रेस्क्यू की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 घंटे मजीद है। ठीक है, हम तब भी बात करेंगे। शाहीन शहजादी, बहुत शुक्रिया। आप इस सिलसिले में कर रही थी, रिपोर्ट कर रही थी। 200 मजदूर तो इसी के हैं, इसी फैक्ट्री के, इसी मिल के, और आसपास का जो एरिया है वहाँ पर लोगों का रोजगार वो बिल्कुल अलग। कितना बड़ा ये नुकसान है अभी भी इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल हुआ जा रहा है। हम इस बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। एक बात और आपके सामने रखें, खबर और आपके सामने रखें। रहीम यार खान का MA इंग्लिश पास माजूर नौजवान पढ़ लिख कर सड़क पर जूतियाँ मुरम्मत करने पर मजबूर हो गया है। इसी सारी की सारी तशवीशनाक सिचुएशन पर देखते हैं इमरान आसिफ की रिपोर्ट। पढ़ लिख कर अच्छे रोजगार का ख्वाब देखा मगर वो ख्वाब ही रह गया। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद जूतों की मुरम्मत मुकद्दर बन गया। ये कहानी है सादिकाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अर्जुन जी की। बड़ी मुश्किल के साथ मैंने मेहनत करके MA इंग्लिश तो पास कर लिया और बहुत जगह गवर्नमेंट में अप्लाई किया, प्राइवेट जगह पे भी बहुत जगह पे अप्लाई किया, मगर कहीं पे भी मुझे जो जॉब नहीं मिली। इसलिए अभी मैं पार्ट टाइम बैठ के इधर लोगों की जूतियाँ पॉलिश करता हूँ, अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ। अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान के मुताबिक वालिद ने लोगों की जूतियाँ मुरम्मत करके पढ़ाया लिखाया। कोरोना की वजह से नौकरी गई और अब नौबत फाकों तक पहुँच गई। ये धक्के खा खा के आया है इधर रहीमियार इस्लामाबाद, जिधर भी इसको ऑफर मिला उधर गया, नहीं मिले इसको नौकरी। वज़ीर आज़म साहब को मैं कह रहा हूँ मेहरबानी करके तो इसको लड़के की मेहरबानी करें, इसके इल्तिजा है तो ये नौकरी हमारे को दिला दे, छोटी मोटी। मैं गरीब आदमी बिल्कुल। सड़क पर डिग्रियां रखे लोगों के जूते मुरम्मत करने वाला अर्जुन हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। अर्जुन के वालिद और वो खुद ये अपील कर रहे हैं कि किसी तरह से उन पर ध्यान दिया जाए, जो उनका हक है, जो उनका टैलेंट है, उनको उसका मौका दिया जाए। ये कोरोना माजूरी और इस सब की वजह से MA इंग्लिश पास करने वाला एक नौजवान है जो इंतहाई परेशान है।
आप थोड़ा सा इस सिचुएशन का इदराक कीजिए, थोड़ा सा इसका अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स ख्वाब देखता है, पढ़ता है, पूरा घर, ये एक शख्स ने तालीम हासिल नहीं की है, पूरे घर ने इस सब के लिए मेहनत की है, और फिर उसके बाद में वो अपनी डिग्रियों को देखे या वो अपने इस काम को देखे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ख्वाब बड़े होते हैं और वो बहुत ज़ोर से चुभते हैं। हम इस सिचुएशन से इनको निकाल सकते हैं, एक जॉब का अरेंजमेंट कर सकते हैं, करना भी चाहिए, हुकूमत को भी करना चाहिए, और अगर कोई और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर सकता है तो वो भी करे, ये बहुत ज़रूरी है। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी बाबरी मस्जिद की, हमने बात की थी कैसे इंसाफ का जनाजा भारत में निकला, उसी की एक बार फिर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर अलामा ताहिर अशरफी साहब ने। अलामा साहब बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अलामा साहब, जब अदालत ये कह दे कि सबूत नहीं मिला, तो वो जो नारे लगे थे कि बाबरी मस्जिद को एक धक्का और दो, वो जो राम मंदिर की तहरीक शुरू हुई थी, ये सारे मामलात ऑन रिकॉर्ड मौजूद, लेकिन अदालत कहती है कि सबूत नहीं मिला, ये एक हादसा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि कल का जो बाबरी मस्जिद के हवाले से अदालत का फैसला है वो ये साबित कर रहा है कि हिंदुस्तान नामी जो रियासत है वहाँ पर अब सिर्फ वहशत, दहशत और जुल्म का राज है। देखिए, बात ये मुझे पहला फैसला, मुझे नहीं पता इससे पहले कहीं दुनिया में इस तरह का कोई वाकया हुआ हो, जंगल में भी नहीं हुआ होगा, कि एक कत्ल हो, फसाद हो, एक मस्जिद तोड़ दी जाए, गिरा दी जाए, पूरी दुनिया लाइव उसको नशर कर रही हो, उसकी हर चीज मौजूद हो, और अदालत बड़ी आराम से कह दे कि ये तो लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, ये तो बरी हैं। तो इससे मालूम हुआ कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ मोदी नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान का जो निज़ाम है, उनकी अदलिया हो, उनकी ब्यूरोक्रेसी हो, उनकी फौज हो, उनके खुफिया इदारे हो, वो ये तय कर चुके हैं कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर किसी भी मुसलमान को, सिख को, मसीही को, निचली जात के हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करना। RSS के नजरिए के अलावा कोई बंदा वहाँ नहीं रह सकता, किसी को वहाँ इंसाफ नहीं मिल सकता। तो ये बहुत बड़ा अलमिया भी है और सवाल भी है आलमी दुनिया से, इंसानी हकूक के इदारों से, अक़वाम मुत्तहिदा से, इस्लामी ताउन तंज़ीम OIC से, कि ये इस सब के बावजूद आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान के इन मज़ालिम के खिलाफ दुनिया उठ नहीं रही। दुनिया को उठना होगा इस खित्ते के अमन के लिए, हिंदुस्तान के 1 अरब से ज़ायद इंसानों के लिए, क्योंकि अब ये खाली मुसलमानों या मसीहियों के खिलाफ जंग नहीं रही इंतहा पसंद हिंदुओं की, ये तो अब इंसानियत के खिलाफ हो गई है। और एक अदालत एक ऐसी जगह होती है जहाँ से आप तवक्को करते हैं कि कोई कम से कम इंसाफ होगा। इतने साल बाद सर, इतने साल बाद एक फैसला आता है, और वो ऐसा फैसला होता है कि जिसमें चोरी, बेईमानी, जुल्म है सबके सामने, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो अब वहाँ का आम आदमी क्या सोचे सर, उसके खौफ की तर्जुमानी तो मेरे ख्याल में करना सबसे ज्यादा मुश्किल बन गया इस वक्त। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो रहने वाली अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, मसीही हैं, आपके इल्म में होगा कि 200 चर्च जलाए गए हैं, 50 से ज़्यादा मसीही लीडर मारे गए हैं हिंदुस्तान में पिछले 2 सालों में। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाली जो गैर मुस्लिम या मुसलमान अक़लियतें जितनी हैं, उनको अब खड़ा हो जाना चाहिए अपने हक के लिए, और इस जुल्म और जबर और बर्बरियत की जो दास्तान रकम हो रही है, इसके खिलाफ मौसर अंदाज में हिंदुस्तान के मजलूमों को अपना हक लेने के लिए अब आवाज बुलंद करनी चाहिए। अलामा साहब, आपने कहा माइनॉरिटीज़ को, आपने कहा मुसलमानों को, अलामा साहब आपको नहीं लगता कि हिंदुओं को भी, क्योंकि जोधपुर में जो वाक़या हुआ कि जब पाकिस्तानी हिंदू वहाँ पर मौजूद थे वो कत्ल हो जाते हैं, उसके हवाले से कोई तहकीकात भी नहीं होती, यानी ये जो तासुब है ये माइनॉरिटीज़ के लिए तो है, ये पाकिस्तान के लिए भी है। मैंने जैसे अर्ज किया कि RSS के नजरिए से जो भी इंतखाब नहीं करेगा, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो कोई भी मजहब का मानने वाला हो, बल्कि कोई भी इंसान हो, तो ये जो मौजूदा मोदी की हुकूमत
हुकूमत है और इनका निजाम है वो उसे माफ नहीं करेंगे। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमारे 11 हिंदू बरादरी के अफराद का जो कत्ल हुआ है हिंदुस्तान में, उसकी तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा को करवानी चाहिए। हमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए, हमें इंसानी हकूक के इदारों के पास जाना चाहिए कि इस तरह बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम किया जाए। और उसका बुनियादी मकसद होता है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाता है उसे मजबूर किया जाता है कि वो जासूसी करे, और अगर जासूसी नहीं करता है तो उसको सजा दी जाती है उसकी। अच्छा, ये 100 साल से ऊपर अगर कोई इमारत है, कोई इबादत गाह है, तो उसको तो वैसे वर्ल्ड हेरिटेज समझा जाता है, 100 साल से ऊपर हो, 150 साल से ऊपर हो। एक तो ये उस हेरिटेज को इसलिए नहीं संभाल के रख रहा है क्योंकि वो मुसलमानों से मुताबिकत रखता है, मुनासिबत रखता है, पहली बात। सर, दूसरी बात ये कि मुसलमानों के साथ तो जो वो कर रहे हैं बहुत खुलकर नज़र आ रहा है। उसके लिए ये बाबरी मस्जिद का केस बहुत, उसके लिए जो कुछ वो मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं वो बहुत। मसला ये है कि उनके यहाँ अगर लोअर कास्ट से कोई हिंदू बच्ची है और उसको रेप कर दिया जाता है तो उसके घर वालों को अस्पताल के बाहर धरना देकर बैठना पड़ता है। पुलिस FIR नहीं काटती, उसके जिम्मेदारों को नहीं पकड़ती। ये किसी सूरत भी ना अपना हेरिटेज बचाने के ऊपर इनकी प्रायोरिटी है, ना अपने लोगों को इंसाफ दिलाने पर है, ना अपने बच्चे बच्चियों की इज्जतें बचाने पर है, ना कोरोना से लड़ने पर है, क्योंकि ये तो अब दुनिया का मसला बन गया। तो फिर अब ये बताइए कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान नहीं है, वहां पर अमन नहीं है, वहां सुकून नहीं है, वो जंगल है। और शायद जंगल का भी कानून होता है लेकिन हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है। सर, ये कितनी परेशानी की बात है। देखिए, ये इस खित्ते के अंदर जो 2 अरब से ज्यादा इंसान हैं, उनके लिए हिंदुस्तान खतरा बनता चला जा रहा है। इवन जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आज दुनिया को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। यूरोपीय ममालिक जो एक कुत्ते के हक की भी बात करते हैं, उनसे सवाल ये है कि क्या ये जो लाखों इंसान इस वक्त हिंदुस्तान में RSS के निशाना बन रहे हैं, ये उनको नजर नहीं आते, ये उनको क्यों नजर नहीं आ रहा है और इस पर वो क्यों खामोश है? तो बहरहाल पाकिस्तान अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो अक़लियतें हैं उनको इस तरह हमारे आयन और कानून ने हक दिया है, और वो दुनिया में किसी इस तरह कई अक़लियतें महफूज नहीं है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुवाज़ना ही नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर मौसर आवाज में। और वक्त की जरूरत है कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो, वक्त की जरूरत है तमाम मुस्लिम कंट्रीज मुत्तहिद हों और इस तरह के जितने भी वाक़यात हैं उन सब के ऊपर बात भी करें। बिल्कुल, देखें, मुस्लिम उम्मा के मसाइल का हल तो मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद है। बेशक हम फलस्तीन में ज़िबा हो रहे हैं, कश्मीर में ज़िबा हो रहे हैं, अभी आप आज़रबाईजान की सूरत हाल देखें, बिल्कुल शाम, इराक, ये सारी जो है ये तो मुस्लिम उम्मा की वहदत की जो है तकाजा करती है। और बगैर ये वक्त है अल्लामा साहब, ये वक्त है कि ये वहदत हो, तभी ये मसाइल हल होंगे, तभी मौसर अंदाज में आवाज़ बुलंद कर सकेंगे। बेहद शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी मौजूद थे आप, और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हम बात भारत की कर रहे थे, हम बात इंसाफ की, कत्ल की कर रहे थे, क्योंकि यही हम भारत में होता देखते आए। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। खबर आपको देंगे कराची से 2 दरिया के करीब गाड़ी से साबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजफ्फर उस्मानी की लाश मिली है। इसी से मुतालिक अपडेट हमें करेंगे सऊद बिन मुर्तजा। जी सऊद। जी बिल्कुल, देखें, 2 दरिया के करीब बताया जा रहा है कि फेज 7 का ये इलाका है जहां से एक गाड़ी से लाश मिली थी जिसको पुलिस ने तहवील में लेके मुंतकिल किया, जिसकी शनाख्त साबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी के नाम से की गई है। पुलिस का कहना है कि ये अपनी गाड़ी में अपने घर जा रहे थे और उस दौरान हार्ट अटैक आया, जिसके बाद जो लाश थी उसको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद जिना अस्पताल और फिर दोबारा जो निजी अस्पताल है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। शुक्रिया सऊद बिन मुर्तजा, आपने अपडेट किया। मैं खबर लाहौर से आपके सामने रखती हूँ। लाहौर का इलाका वेलेंशिया टाउन, यहाँ हॉर्स राइडिंग गाला का रंगारंग इनेकाद किया गया। एक तकरीब का एहतमाम इसी सिलसिले में किया गया। बड़े दिलचस्प मुकाबले थे और इन मुकाबलों में लोगों को इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगा,
इनको देखकर, क्योंकि इसमें तो बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सबने हिस्सा लिया था। सिद्रा गयास की रिपोर्ट देखिए। राइडिंग गाला की तकरीब में हुए मुख्तलिफ मुकाबले। शुरका ने बैरल रेस और नेजाबाजी में अपनी सलाहियतें दिखाईं। बच्चों की महारत काबिल-ए-दीद थी। मुकाबलों में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना दिखाई दी। 2-3 साल से मैं खेल रही हूँ। आई एम द फर्स्ट फीमेल टेनिस प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली इन हिजाब एंड नकाब। और यहाँ बहुत खुशी मिलती है, बहुत अचीवमेंट फील होती है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं और स्पेशली इंस्पायर होते हैं इस चीज़ से, और उनको मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा आप लड़की हैं और आप फिर भी कर रही हैं। घुड़सवारों का कहना था कि मुस्तकबिल में इस खेल में आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। हॉर्स राइडिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है जो आप करने के बाद आपके सारे आपके स्पाइन के इलेक्ट्रिक स्पाइनी मसल होते हैं वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप बहुत एक्टिव रहते हैं। आपकी लेजीनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। राइडिंग सीखना हुई थी मेरी जब राइडिंग, तब मुझे घोड़े को बैठने से बहुत डर लगता था, फिर वो बेहतर हो गया। मुकाबलों में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वालों को तकरीब के इख्तिताम पर इनामात भी दिए गए। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। अब आपको लेकर चलते हैं शेखुपुरा। यहाँ पर SHO ने बेहतरीन मिसाल कायम की है। सड़क पर मिसवाक बेचने वाले बच्चे का मुस्तकबिल संवारने की बड़ी प्यारी सी कोशिश की है। बच्चे को तालीम की रोशनी से हमकिनार कराने के लिए उन्हें स्कूल में दाखिल कराया गया है। इसी हवाले से हैदर गिलानी ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। मैं मसवाका बेचना वा, 4 बच्चे ने मेरे, 2 जी असलियां गुजारा ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ पूरा सारा पुण्य स्वयं स्वार्थों को तो बेच के अपना गुजारा करिए, तो गुजारा पूरा नहीं। छोटे बच्चे ने पिछले लैके थोड़ी बड़ी मेहरबानी है, साड़ी मदद करें। सीखने लायक बात है, करने लायक बात है, बहुत बेहतरीन काविश। सबके ऊपर बात करेंगे। अब हमारा साथ देंगे SHO डोगर थाना हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा खुर्रम शहजाद साहब। सर थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। मुझे थोड़ा सा बताएंगे, हम आए रोज़ छोटे छोटे बच्चों को अपने आसपास देखते हैं और कभी कभी हम उनको हेल्प करने की कोशिश भी करते हैं। आपको ये बच्चा कहाँ मिला? आपने कैसे सोचा कि इसकी तो मुझे मदद लाजमी करनी चाहिए, इसकी ज़िम्मेदारी तो मुझे उठानी है? मैं एक छोटा सा बच्चा था 7 साल का, तो ये एक दिन मैं बाहर पेट्रोलिंग कर रहा था, तो पेट्रोलिंग के दौरान मुझे वो नज़र आया, मिसवाक की फ़रोख्त कर रहा था। तो वो कभी गाड़ियों के पीछे भाग रहा था, कभी इस गाड़ी के पीछे, कभी इस गाड़ी के पीछे। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे लगा कि इतना छोटा सा जो बच्चा है, ये 7 साल का इसकी उम्र है, तो इसको तो स्कूल में होना चाहिए, ना कि ये यहाँ पर मिसवाक की फ़रोख्त करे। फिर मैंने उसको बुलाया, उससे बातचीत की, तो उसने बताया कि उसके 6 बहन भाई हैं और उसके वालिद जो हैं वो भी मिसवाक फ़रोख्त करते हैं, तो उससे घर का गुजारा नहीं होता, तो इसलिए वो भी साथ उनका हाथ बटाने के लिए मसवाके उसके साथ मिलके वो भी फ़रोख्त करता है। तो 200-300 रुपया ये कमा लेता है, तो 4-5 उनके वालिद कमा लेते हैं मसवाक फ़रोख्त करके। तो उसके बाद फिर मैंने इसके पेरेंट्स से बात की। उनके करने के बाद मैंने कहा कि इसको बच्चे को तो स्कूल में दाखिल कराया जाए। तो उसके बाद मैं बच्चे को लेके एक स्कूल जो थे तो 3 वहाँ पे गया, और एक स्कूल है यहाँ पे जो वाला मोड़ के पास हमारा, वहाँ पे मैंने इसका एडमिशन करवाया। एडमिशन के बाद उसको सोशल मीडिया पे भी मैंने डाला इसकी स्टोरी को मैं, जिस पर बहुत से लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बहुत से पाकिस्तानियों ने इस मामले में मेरी हेल्प करने के लिए मुझसे रब्ता किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैर का एडमिशन हो गया है, जो ये वाला मोड़ के ऊपर ये स्कूल है, तो वहाँ पे ये अब मैर का आज पहला दिन था। ज़बरदस्त खुर्रम साहब, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद है। बहुत अच्छी कोशिश है ये और वाकई सीखने लायक बात है ये भी। बढ़ते हैं आगे। ख़बर लाहौर से है। 100 चलाने वाला रक्षा तो आपको याद होगा, लेकिन ख़बर उनके हवाले से नहीं है। ख़बर यह है कि किसी की सेंचुरी होते होते रह गई है। 99 टाइम्स ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की थी इन बाजी ने, पर पुलिस ने इनको अब
जाके पकड़ लिया है। नादहिंदा कार थाने में बंद भी कर दी है। रियाज अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। 3 मरतबा ट्रैफिक लाइन की खिलाफवर्जी, 96 बार गलत सिग्नल क्रॉसिंग, ई चलान की सेंचुरी मुकम्मल होते होते रह गई। 99 बार ई चलान करवाने वाली गाड़ी को खातून चला रही थी। पुलिस अफसरान का कहना था कि चालान की मद में 48,800 रुपए जमा कराने तक गाड़ी थाने में बंद रहेगी। एक रिक्शा है जिसके 131 चलान थे, उसको भी पकड़ा। इसी तरह एक गाड़ी है, उसके 99 के करीब चलान थे। इसी तरह एक कैरी डिब्बा था जिसके 38 के करीब चलान थे। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ मुहिम में 17 टीमें बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रही हैं। जुर्माने की अदायगी में किसी से रायत नहीं की जाएगी। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। नुमाइंदा समा हमारा साथ देंगे, अब इसी के ऊपर जहांगीर हमारे साथ है। जहांगीर प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या कुछ मालूम हो सका इस सिलसिले में? चालान अदा हो गया, खातून कौन है, गाड़ी किसकी है, थोड़ा सा अगर बता सकें आप तो। ये गाड़ी जो है अभी तो इसको बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि जब तक तमाम ई चालान जो है वो क्लियर नहीं कर दिए जाते उस वक्त तक ये गाड़ी बंद रहेगी। इससे पहले भी कई गाड़ियों और रिक्शे ऐसे पकड़े गए हैं जिनके 100 के लगभग या 100 से ज़्यादा ई पेंडिंग थे, चलान उन्होंने अदा नहीं किया। उनको तमाम को या तो गाड़ियों को बंद किया गया है या उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जब्त किए गए हैं। एक्चुअली ये एक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंपेन स्टार्ट की गई थी कि ई चलान दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। तो अब तक इस क्रैकडाउन में 11,600 से ज़ायद गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं। इससे पहले एक रिक्शा था जिसके 100 से ज़ायद ई चलान। बिल्कुल, वो तो खबर हमें याद है जहांगीर, यानी अच्छा सिस्टम है इनके पास जहांगीर, यानी अच्छा सिस्टम है। कोई फॉर एग्जांपल कोई ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं तो फौरन चेक हो जाता है कि इनके पहले कितने चालान हुए हैं। जी बिल्कुल, ये ऐप्स और सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के पास है, सेफ सिटी अथॉरिटी के पास है और डिवाइसेस ऐसी दी गई हैं जिसमें तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है किसी भी गाड़ी का आ जाता है कि उसने कितनी मरतबा जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन की है या कोई भी ट्रैफिक वायलेशन की है, उसका चालान है, चालान पेंडिंग है, अदा हो गया है या नहीं हुआ। ये तमाम तो रिकॉर्ड जो है ये डिवाइसेस सेफ है। तमाम ट्रैफिक, ये सेंचुरी का इंतजार क्यों किया जा रहा था या मैकेनिज्म क्या है किरण के कितने चालान हों और वो पे ना हुए हो तो फिर उस गाड़ी को ढूंढा जाता है? ये क्या है, इनका रूल क्या है? इसमें एक्चुअली 17 टीमें जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ रोड्स पर डिप्लॉय है जो कि गाड़ियों को रोकती हैं। उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है डिवाइस में कि क्या वो ई चलान नाहिंदगान है या उनके चालान क्लियर है, चालान हुआ भी है या नहीं हुआ। इस तरह से वो गाड़ियों की निशानदही करके उनके डॉक्यूमेंट जब्त किए जाते हैं। जहांगीर, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये स्टैट्स सामने आए हैं, ये स्टैट्स सामने आए कि इस वक्त लाहौर में कितने रोड यूजर्स ऐसे हैं जिनका ई चलान हुआ था लेकिन जमा नहीं कराया उन्होंने? ये इसके बारे में ये ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 11,000 से ज़ायद गाड़ियां ऐसी हैं जो कि पॉइंट आउट कर दी गई हैं जिनके डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। पॉइंट आउट कर दी गई, वो सारी की सारी पॉइंट आउट हो गई, सारी की सारी गाड़ियों के अब डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए गए हैं या कुछ रहती हैं जो ढूंढ रहे हैं अभी? इन 11,000 गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स तो जब्त कर लिए गए हैं। इससे ज्यादा होंगी, इससे ज्यादा गाड़ियां होंगी जिनके वायलेशंस होंगे। बिल्कुल। मुझे जहांगीर एक बात बताइए, इसी पर्टिकुलर केस में खातून को अंदाज़ा नहीं था, इनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, ये गलती हुई कैसे है? कोई ऑब्जर्वेशन, कोई तफ्तीश कुछ सामने आ सका हो? इसके हवाले से जो बड़ा अहम पॉइंट वो ये है कि व्हीकल ऑनर्स का ये कहना है कि ई चालान जो है उनके हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, उनके घर तक चालान नहीं पहुँचता, एड्रेस या तो चेंज हो चुका होता है या वो गाड़ी जिससे खरीदी होती है उसके नाम से वापस दोबारा। मेरा सवाल अब भी वही है, खातून को गलती का अंदाजा नहीं था, पता नहीं था उसके बारे में या उनको बताया जाता तो उन्हें पता चलता कि मैंने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया है? ये थोड़ा सा ना प्लीज इसको एक्सप्लेन करें। ये जो रोड यूजर्स हैं इनको तो अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए और होता भी है कि वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, सिग्नल्स को ब्रेक कर रहे हैं या लेन लाइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये तो इल्म में होता है। लेकिन
ये शायद इल्म में उस वक्त नहीं होता कि हम जिस वक्त ये रोड यूज़ करने के दौरान ट्रैफिक वायलेट करते हैं तो उसका जो वो चालान है वो बन चुका है या वो सेफ सिटी के कैमरों में हमारी गाड़ी का नंबर ये आ बात चुका ठीक जहांगीर, लेकिन जिस तरह आपने पहले भी कहा जहांगीर, पहले भी आपने कहा कि समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है वो चालान जो जनरेट होता है वो या तो किसी और एड्रेस पे चला जाता है या जिससे गाड़ी खरीदी होती है उस ओनर के पास चला जाता है। इस केस में यही हुआ है या ये 98 चालान इन तक पहुंचे थे? इनका ये क्लेम था कि ये 98 चालान या 99 चालान जो है वो इन तक नहीं पहुंचे। ठीक है, ये क्लेम है उनका कि ये चालान उन तक नहीं पहुंचे, तो ये भी चेक करने की जरूरत है कि आखिर वो चालान किसको भेजे जा रहे थे। ये सिस्टम को फिर थोड़ा बेहतर करना होगा कि अगर आपने गाड़ी किसी को बेची है तो सिस्टम भी इसको फिर ऑटो करेक्ट करे कि अभी गाड़ी बेची जा चुकी है, चालान फिर उसको ना दिया जाए जिससे गाड़ी खरीदी गई है, या अगर एड्रेस चेंज हो ये भी सिस्टम में अपडेट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जहांगीर, साथ मौजूद से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वार्डन से फिर भी पूछना पड़ेगा, किसी को कुछ अंदाजा नहीं हुआ जहां से गाड़ी जा रही थी। देखिए गाड़ी गलत थी ये नहीं हो सकता, ड्राइवर या ड्राइवर्स गलत थे ये जरूर हो सकता है। वैसे एक बात और भी है, क्या? इन्हें कराची वालों से सीखने की जरूरत है। यहाँ हर चौक चौराहे पे 10 खड़े होते हैं, वो डब्बा सा पकड़ के और वहीं चालान करते हैं, वहीं पैसे लेते हैं। आप कहें ना उनको कि बाद में देंगे, बैंक जाके देंगे, कहते कोई नहीं शाबाश इधर ही देके जाओ। तो जब आप देते हो आप एटलीस्ट उस दिन आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं करते। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। गुज़श्ता 5 सालों में कॉटन की पैदावार में 35% रिकॉर्ड कमी हो गई है। पैदावार 1 करोड़ 45 लाख गांठों से कम होकर सिर्फ 95 लाख गांठें रह चुकी हैं। परेशानी की बात है। टेक्सटाइल सनतकारों की परेशानी कारण काफी हद तक बढ़ गई है। अब्दुल अहद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कपास की पैदावार में मुसलसल कमी, टेक्सटाइल सनत मसाइल से दो चार। मुल्क भर में कपास का पैदावारी रकबा 76 लाख एकड़ से कम होकर सिर्फ 55 लाख एकड़ रह गया। फैसलाबाद के ज़राई माहिरीन कहते हैं मेहनत के मुताबिक कीमत ना मिलने पर किसान दूसरी फसलों को तरजीह दे रहे हैं। पेस्टिसाइड की कीमतें 3 गुना ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन कपास की जो कीमत है वो तकरीबन वही है जो 5 साल पहले थी। तो इसलिए ज़मींदारों में बादली फैली और ज़मींदार को दूसरी फसलों में शिफ्ट होना शुरू हो गया, जिसमें मकई है, चावल है और कमाद है। सालाना 1 करोड़ 40 लाख कॉटन बेल की डिमांड पूरी ना होने पर टेक्सटाइल और गारमेंट सनतों को भी धागे की सप्लाई में कमी आ गई। हमारे लिए तो डे बाय डे मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। 30 कॉटन का यान जो मैं इस वक्त लास्ट दिनों में मैं ले रहा था 17,500 में, 18,500 में, 20 से 21,000 रुपये का इस वक्त हो गया। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल कपास की पैदावार में 20% कमी रिकॉर्ड की गई। कपास की पैदावार में रिकॉर्ड कमी न सिर्फ कॉटन मसनूआत की बरामदात को मुतासर कर रही है बल्कि मुल्की मईशत को भी खतरे में डाल रही है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। इसी पर बात करेंगे, हमारा साथ देंगे अब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एहतशाम जावेद। बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये मत समझिएगा मैं एक सांस में सारे सवाल कर रही हूँ, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब ये बताइए कि कपास की पैदावार में कमी, अब क्या कपड़ा महंगा होने वाला है? क्या ख़वातीन को लॉन, कॉटन ये सब कुछ महंगी मिलेगी? और फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस सब की वजह से जो इसका इम्पैक्ट है वो बेरोज़गारी का तूफान लेकर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। देखें जी, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉटन की बेल्स 1 करोड़ 20 लाख के करीब हमें मिलेंगी, मगर मैं बड़ी श्योरिटी के साथ कहता हूँ ये 70-80 लाख से ज़्यादा बेल्स हम हासिल नहीं कर पाएंगे ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट, ड्यू टू चेंज ऑफ प्लेसेस। असल में ये वही शुगर माफिया है जिसकी तरफ हुकूमत इशारा भी करती आई है और गुज़िश्ता कई सालों से मैं कहूँगा कि किसान का इस्तेहसाल जारी रहा, जिसके नतीजे के अंदर एक तो वो सारी की सारी आपका एरिया जिसको आप लोधरा, आपकी साउथ पंजाब का सारा एरिया जो कॉटन बेस एरिया था वो शिफ्ट हो गया शुगर केन के ऊपर। हालांकि आप एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, टेक्सटाइल बेस मुल्क हैं, आपके पास अपनी कॉटन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क की ज़रूरत पूरा कर सकें, मगर ये दो इसके सॉल्यूशंस की तरफ हुकूमत को जाना चाहिए। नंबर 1, एक तो हमें हमारी जो पिछली प्रीवियस रिकॉर्ड हमारी बेल्स थी जो तकरीबन 1 करोड़ 40-50 लाख के करीब आती थी उसको अटेन करना है। इसके साथ साथ आज की ज़रूरत को पूरा करना है। उसके लिए लाजमी तौर के ऊपर हमें कॉटन की इंपोर्ट से पाबंदी उठानी पड़ेगी।
इसके साथ साथ उसके ऊपर से ड्यूटी ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर ये इक़दामात फौरी तौर पर ना किए तो मैं समझता हूँ कि कॉटन की शॉर्टेज की वजह से कपड़े का बहरान पैदा हो सकता है। शुक्रिया एहतशाम, आप साथ मौजूद थे। अब वक्त हो गया ख़त्म होना, बहुत सा ख्याल रखिए और एहतियात को याद रखिए। कल करेंगे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।